अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मॉर्निंग। मुल्क में इस वक्त जो खबरों का बाजार है वो गर्म है। सियासी मेल मुलाकातें भी भरपूर तरीके से जारी हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि मौलाना को राम करने के लिए काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त उस मामले में तो नहीं हुई। इंटरनेशनल जो मंजरनामा है, बैनुल-अक़वामी मंजरनामा, उस पर भी काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी खबर दी थी कि हिज़्बुल्लाह को टारगेट करने के लिए इसराइल ने एक नई चाल चली है, क्योंकि ज़राए मुवासलात के लिए, यानी कि आपस में कम्युनिकेशन के लिए हिज़्बुल्लाह के जो कारकुनान थे, जो रहनुमा थे, वो पेजर्स का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उन्हें हैक ना किया जा सके, उन्हें ट्रेस आउट ना किया जा सके। लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि टेक्नोलॉजी लाने वाला भी इसराइल ही है और उसका फ़ायदा उठाते हुए ऐसे पेजर्स उन तमाम रहनुमाओं तक, कारकुनान तक पहुँचाए गए जिसके अंदर एक धमाका खेज़ मवाद और केमिकल का इस्तेमाल किया गया और यह के बाद दीगरे जब वो केमिकल धमाके से उड़ाया गया है तो उसमें 9 शहादतें, 10 शहादतें हो गई थी और 2700 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें ईरानी सिफारतकार भी शामिल थे। और अब एक और डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन, ये सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है। इसके बाद हिज़्बुल्लाह के जो रहनुमा है, जो सरकर्दा, उनकी तरफ से कहा गया था कि इसको भूला नहीं जाएगा, इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी ये जवाब दिया जाता हिज़्बुल्लाह की तरफ से या हमास की तरफ से एक और कार्रवाई सामने आई है और उसके मुताबिक वॉकी टॉकीज़ के अंदर धमाके किए गए हैं, उन्हें भी धमाकों से उड़ाया गया है, जिसमें मजीद 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 450 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो लगता ही है कि अब ये मामला तूल पकड़ेगा और इस खत्ते के अमन को, इस दुनिया के अमन को तबाह करने के लिए, सबोताज करने के लिए इसराइल जो है अब मज़मूम हथकंडे अपना रहा है और किसी भी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं ला रहा, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का दबाव हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा का दबाव हो, या फिर वो तमाम ममालिक जहाँ पे इस वक्त क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस इक़दाम को कि ये नस्लकुशी, ये जारहियत, ये बर्बरियत, जिसमें ना तो आम शहरियों को बख्शा जा रहा है, ना अस्पतालों को, ना स्कूलों को उसमें छोड़ा जा रहा है। एक रोज़ कबल लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजर फटने से 12 अफराद नाज़रीन जाँ बहक हुए हैं और 3000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं और लबनान, ईरान और रूस ने साइबर हमलों का ज़िम्मेदार इसराइल को करार दिया है। तो यकीनी तौर पे अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं हैं, इसका जवाब भी दिया जाएगा, हमलों में शिद्दत आएगी और जो अमन है इस दुनिया का, उसको तबाह करने का इस वक्त जो मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदार है वो इसराइल है। इस मामले पर बात करते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, उनसे इस बारे में उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन ये जो मामला है नाज़रीन, ये दिन ब दिन अब ऐसी शक्ल इख्तियार कर रहा है जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो रहे हैं और लग ये रहा है कि मामले रुकेगा नहीं। ईरान पहले ही, चूँकि ईरान के ऊपर बराह रास्त भी हमला हुआ, हमास के जो रहनुमा थे इस्माइल हनिया, उन्हें टारगेट किया गया था ईरानी सदर की हल्फबरदारी की तकरीब में और वो सरकारी मेहमान भी थे। उन्हें वहाँ पे उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए टारगेट किया गया, बताया जाता है। अभी तक इस चीज़ की तस्दीक तो नहीं हुई, ये बताया जाता है कि 3 माह पहले से वहाँ पे टारगेट किया गया था। मंसूर जाफ़िर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मशरक़ वस्ता के उमूर के और बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हैं। मंसूर जाफ़िर साहब, ये जो सिलसिला हम देख रहे हैं कि नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़राए मुवासलात के लिए, हमास के, हिज़्बुल्लाह के रहनुमा पेजर्स का, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते थे, अब उन्हें धमाकों से उड़ाया जा रहा है। तो ये सिलसिला अब लगता है कि रुकेगा नहीं, इसका तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। क्या होता देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया। यकीनन ये एक बड़ी इंतहाई तशवीशनाक पेशरफ्त है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ दुनिया को जो ग्लोबल विलेज करार देने के हवाले से एक हॉलमार्क करार दिया गया था कि उसमें मवासलात का ऐसा जदीद निज़ाम मौजूद है कि जिसमें यानी फासले सिमट जाएंगे और दुनिया एक आलमी गांव के तौर पे एक्ट करेगी। अब मेरा ख्याल है कि उस आलमी गांव को जो है एक साइबर दहशतगर्दी का सामना है और इसराइल ने उसकी जो शुरुआत की है वो उसका जो एक लार्जर एजेंडा है, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के हवाले से, जहाँ पे वो अपनी एक धाक पटाना चाहता है और एक ग्रेटर मिडल ईस्ट जो है वो कायम करना चाहता है। ये मैं समझता हूँ ये उस सिमत जो है और उसकी एक पेशरफ्त है और उसकी पेशकदमी है। और अब तो रिसेंटली जो कल इनका इजलास हुआ है, इनकी जो किचन कैबिनेट है जिसमें अस्करी फैसले होते हैं, उसमें तो उन्होंने जो शुमाली महाज है यानी जो लबनान के साथ लड़ाई का है उसका क्लियर कट इंदिया दिया है
कि लबनान पर हमले जो हैं और इसी नौयत की मजीद सबताज एक्टिविटीज जो हैं वो की जाएंगी। और अभी अपनी इस पूरी जंग का जो मरकज़ शकल है, जो ग्रेविटी सेंटर है, वो उन्होंने लबनान की तरफ शिफ्ट करने का फैसला किया है। मंसूर साहब, आपको लग क्या रहा है कि इजराइल की जो अभी तक स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है वो संभलने का मौका नहीं देना चाह रहा है? इस्माइल हनिया को टारगेट किया जाता है ईरान के अंदर, इससे पहले कि ईरान जिसने ये वादा किया था कि हम इसको भूलने नहीं देंगे, इसको रायगा नहीं जाने देंगे, कुर्बानी को हम इसका भरपूर जवाब देंगे, इससे पहले वो जवाब देते हैं। अब मजीद हमलों में शिद्दत आ चुकी है, तो क्या लग रहा है कि इसका रद्दअमल मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है ईरान की तरफ से, लुबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह और हमास की तरफ से? देखिए जी, इस्माइल हनिया साहब के वहाँ पे कत्ल के बाद ईरान ने काफी बुलंद दावे तो किए थे कि हम फौरी रद्दअमल देंगे और बड़ा शदीद रद्दअमल देंगे, और तकरीबन इसी नौयत के दावे जो हैं गजा जंग के आगाज से लेकर हमें अब तक जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। और इस पर मुनासिब अंदाज में अमल दरामद जो है वो ना होना, उससे इसराइल को एक शय मिली है, उसको एक हौसला मिला है कि, और वो बुनियादी तौर पे अब इस नौयत की एक्टिविटीज करने के बाद जो मज़ाफ़त तंजीमें हैं उनके दरमियान एक रखना और एक रिफ्ट पैदा करना चाहता है, और एक ऐसी और ताकि उनका एक दूसरे से बर्तन करना चाहता है कि देखिए। और ये भी लग रहा है स्ट्रेटजी मंसूर साहब के राब्तों के जराए को भी टारगेट किया जा रहा है, ताकि वो आपस में एक तो कम्युनिकेशन गैप हो जाए उनके दरमियान में कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करने से पहले। दूसरा ये जो स्ट्रेटजी है मंसूर साहब के, पहले पेजर फिर वॉकी टॉकी, अब अगली बारी किसकी हो सकती है इस साइबर दहशतगर्दी में? यकीनन जी, मैं समझता हूँ ये इंतहाई तशवीशनाक चीजें हैं, और खासतौर पे ये तो आप ज़ाहिर जिन लोगों ने इसको प्लान किया वही बता सकेंगे कि अगला हदफ उनका क्या है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस लिहाज से कम्युनिकेशन नेटवर्क को निशाना बनाया गया है क्योंकि आपके इल्म में है कि जो जंग है उसमें जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई लाइन है और खासतौर पर मवासलात है, वो इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। आप गजा की जंग के शुरू में भी जब इसराइल ने अपनी बर्बरियत का मुजाहरा किया तो उसमें उन्होंने उन इलाकों में कि जहाँ पे वो बहुत ज्यादा तबाही फैलाना चाहता था, उस इलाके में सबसे पहले उन्होंने इंटरनेट और मवासलात के जराए बंद किए ताकि राब्ता दुनिया का कट जाए, और खासतौर पे जो वहाँ पे वो सबताज एक्टिविटीज कर रहा है, दहशत कर रहा है, उसकी तस्वीरें दुनिया तक ना पहुँच सके, दुनिया के सामने ना जा सके। देखिए मंसूर साहब, ये जो दहशतगर्दी है साइबर हमलों के जरिए, इससे तो एक आम शहरी या आम कोई भी यूज़र वो भी खुद को गैर महफूज महसूस करेगा कि किसी भी टाइम इजराइल जिसको मर्जी चाहे टारगेट कर सकता है, निशाना बना सकता है और उसकी जान ले सकता है। यकीनन जी, ये जानी नुकसान से ज्यादा मैं समझता हूँ इसकी जो एक नई डायमेंशन जिसका खतरा हर वक्त मौजूद रहता है, और माजी में भी इस नौयत के जो स्कैम, फाइनेंशियल स्कैम हमें देखने को मिलते हैं। आजकल डिजिटल इकोनॉमी का दौर है और बहुत सारी चीजें जो हैं आपके माली ट्रांजैक्शन यानी मुल्कों के दरमियान भी बड़े बड़े जो हैं वो अगर इस दहशतगर्दी के निशाने पर आ गए तो आपका ना जहाँ जान महफूज रहेगी इस दहशतगर्दी के लिए, ना आपका माल महफूज रहेगा। ये पूरी दुनिया जो है वो एक पूरी दुनिया को गैर यकीनी का शिकार किया है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और एक बार फिर से इस्राएली बर्बरियत और जाहिरियत का शिकार है पूरी दुनिया। ख़ासतौर पे जो टारगेट किया जा रहा है वो उन ममालिक को जो कि फ़लस्तीनियों की हिमायत में या फिर आज़ादी की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं, और मुस्लिम उम्मा को इस वक्त मुत्तहिद होना होगा ताकि इस जारियत को किसी मुश्तरका हिकमत अमली के तहत रोका जा सके। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजूद पर बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो साइबर दहशतगर्दी की जा रही है, इससे तो कोई भी यूज़र इस टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल करने वाला है वो इसका निशाना बन सकता है, और किसकी बारी कब आएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या राय है, इसका रद्दअमल क्या होगा मुमकिन तौर पे? देखें, रद्द-ए-अमल के ऊपर तो मैंने आपको बताया कि, और अक्सर मैं इस पूरे 2 साल के अरसे में मैं मुसलसल रद्द-ए-अमल बता रहा हूँ कि ईरान की तरफ से सिर्फ आवाज़ आती है कि रद्द-ए-अमल आएगा। रद्द-ए-अमल अभी तक कभी आया नहीं। उसका इंतज़ार हमें भी है और आपको भी है जी। हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक सो रहे हैं, 57 ममालिक हैं। OIC, will I see, then when they will see, so let's see. So this is what about OIC. So अभी जो मामलात हुए हैं वो AI टेक्नोलॉजी बेस के ऊपर हुए हैं। आपने रीसेंट किताब नोहा हरेरी की अगर पढ़ी हो तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि AI टेक्नोलॉजी को वो किस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। तो AI टेक्नोलॉजी का वर्स्ट टाइम शुरू हो चुका है, यानी एक हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। सो अगर आपके डिवाइस आपके हाथ में फटने लग जाएं और आपके बाकी मामलात इस तरीके से होना शुरू हो जाएं
आपका फ़ोन बंद है और आपकी जो है वो गुफ्तगू टैप होना शुरू हो जाए, बिल्कुल और सही। जिस तरीके के मामलात पाकिस्तान के अंदर हैं कि आपके जो है वो बेसिक ह्यूमन राइट आर्टिकल 90 के तहत जो है वो भी आपके हाथ में ना हो, कि आपकी गुफ्तगू टैप होगी, आपकी बात टैप होगी, आपके घरों के अंदर कमरे वॉच किए जा सकते हैं, आपके सैटेलाइट के थ्रू आप जो है वो उनके अंडर सर्विलेंस आ सकते हैं। सो इसका मतलब है कि ये इंसानियत नहीं है, मोरालिटी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसका इसके बज़ाहिर अलावा तो एक ही हल नजर आता है कि या तो आप उनसे ज्यादा उबूर हासिल कर लें इस टेक्नोलॉजी पे, या फिर इसका इस्तेमाल ही बंद कर दें, इन गैजेट्स का, इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स का। इन गैजेट्स का इस्तेमाल बंद करना मसले का हल नहीं हुआ करता। न्यूक्लियर आपके पास है, न्यूक्लियर चलाना आपने है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई, न्यूक्लियर की डीड्स हुई, फिर एक वक्त आ गया कि फिर बैलेंस ऑफ पावर डेवलप करना पड़ता है। और जो आपने बात की वो अच्छी समझदार गुफ्तगू है कि बैलेंस ऑफ पावर करना पड़ेगा। तमाम मुस्लिम ममालिक को उतनी ही ताकत अपने पास रखनी पड़ेगी, बेशक वो इस्तेमाल ना करें। इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि 1990 के अंदर या 1999 के अंदर इंडिया जब हमले पे हमला कर रहा था, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा था, तो हमें अमेरिका की तरफ से इशारा हुआ था कि अब आप भी हमला करें। कोई हमारे अंदर जुर्रत नहीं थी, लेकिन इस रीजन के अंदर अमेरिका ने बैलेंस ऑफ पावर करना था, चुनाचे हमें भी हमले का कह दिया गया। ये कोई हमारी जो है वो इस्लामी गैरत के नतीजे में हमने न्यूक्लियर का जो है वो टेस्ट नहीं किया था। बहरहाल हम न्यूक्लियर पावर बन गए। इसी तरीके से तमाम मुस्लिम उम्मा कौन इकट्ठा करेगा, कौन आवाज देगा? आधे से ज्यादा मुस्लिम उम्मा के लोग तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, एक दौर था जब वही बात है, एक जज्बा था कि इंडिया ने अगर धमाके कर दिए हैं, इंडिया अगर एटॉमिक पावर बन चुका है तो हमें भी बनना है, और हम उस टेक्नोलॉजी की या उस दिफा की कोशिश के लिए ही इस दौड़ में शामिल थे। अभी तो हमें उस भूख अफलास और उस पसमानगी की तरफ धकेल दिया गया है, नहीं ममालिक की तरफ से, जो खुद तो टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहे हैं, AI में भी तरक्की कर रहे हैं, मालूमात की शेयरिंग भी वहाँ पर चल रही है, लेकिन हमें बुनियादी ज़रूरियात के लिए उलझाया हुआ है। तो फिर किस तरह से हम कम्पीट करेंगे, खुद से अपना दिफा किस तरह से मुमकिन बना पाएंगे? अच्छा, ये जो आपने गुफ्तगू की, इसका मैं एक अलग एंगल ले रहा हूँ। मैं ये एंगल ले रहा हूँ कि ये हमें मोटिवेशन नहीं हुई थी, ये हमें क्रेविंग नहीं हुई थी, कोई हम जिंदा कौम नहीं हो गए थे। ये हमेशा से एजेंडा सुपर पावर्स का होता है। सुपर पावर्स बैलेंस क्रिएट करती हैं। अच्छा, अब हमें ये करना है कि कितने हमारे ममालिक हैं जो वहां तक पहुंच कर कहें कि वो यहाँ तक पहुंच गए। अगर बैलेंस ऑफ पावर ना हुआ तो एक दिन आएगा वो आप तक भी पहुंच जाएंगे। चुनाचे बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि ये मामला जो हैं वो कहां पर ले जाना चाहते हैं। कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो पहले से ऐलान हुआ था कि ये आपके इजराइल ने कह दिया था कि हम न्यू फेज ऑफ वॉर में जा रहे हैं। सो न्यू फेज ऑफ वॉर के अंदर वो खुद एलिवेट करेंगे, एक्सेलेट करेंगे, इग्नाइट करेंगे मैटर को, कि वो जो है ये बात फैले। और ये मैं आपको आगे प्रिडिक्ट करता चलूं कि ये जंग अब फैलेगी इस रीजन के अंदर, वो इस बात को फैलाएंगे। और AI टेक्नोलॉजी हो या वो रॉबस्ट टेक्नोलॉजी हो, वो या इल्यूजनस टेक्नोलॉजी हो, अभी इस चीज का तायन डॉक्टर साहब हो सकता है कि ये जंग अगर फैलेगी तो कौन किसकी तरफ खड़ा होगा? इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके नाजरीन को बताता चलूं, इस टाइम पर जो अभी आपका नवंबर तक का टाइम है, इसके अंदर आपको हर रोज नई खबरें मिलेंगी, बहुत सारे कत्ल गारत की खबरें मिलेंगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन हो रहे हैं और किसी के पास भी ये ताकत नहीं है कि डायरेक्टली वो जो है वो अपने ऊपर ब्लेम ले। लेकिन ये बात तो तय है कि वेस्ट जो है वो इजराइल के साथ है, ब्रिटेन इजराइल के साथ है, यूरोप इजराइल के साथ है, और कोई भी, और इसकी सिर्फ एक वजह है कि मुस्लिम उम्मा जो है वो आपकी डिवाइड है। नहीं मालूम हिजबुल्ला, नहीं मालूम जो है वो जो एक हिजबुल्ला है, दूसरी कौन सी है? हमास और हिजबुल्ला। हमास और हिजबुल्ला, यानी ये दोनों जो है वो ईरान की प्रॉक्सीज हैं। जब ईरान ही जो है वो क्लियर नहीं है कि वो बदला लेना चाहता है, वो बात करना चाहता है, बदले से काम नहीं चलेगा। क्या उसके पास AI टेक्नोलॉजी के ऊपर उसने जो है वो उनको टफ टाइम दिया? नहीं दिया। अगर वो हमले करता है तो उनका जानी नुकसान नहीं होता। वो कहते हैं कि कुछ जगहों के हमले हुए और हमने उनके कुछ स्पेशल एमुनेशंस उड़ा दिए। तो ईरान सीरियस नहीं है, वो प्रॉक्सी डेवलप कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हाइप क्रिएट कर रहा है। चुनाचे मैं ईरान की तरफ से बिल्कुल भी जो है वो इसको एक हाइप कैटेगरी, या आपको लगता है कि ये सिर्फ धमकियों की हद तक है, लेकिन अमली तौर पे कोई इस तरह का इकदाम देखने में नहीं आएगा? डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, करना नहीं चाहते। अदरवाइज लास्ट बात करना जी जरूर,
कि अगर ये ऐसा होता तो ईरान कब का 57 ममालिक को कॉल अप कर चुका होता, बेशक उनके अंदर जानना होती, कम से कम वो इन टेक्नोलॉजी के मुताबिक उनके अगेंस्ट वो चलता। एक और बता दूं बात कि ईरान भी मेरे मुताबिक अमेरिका की एक प्रॉक्सी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्नेह जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। कहाँ मामला है इसराइली दहशतगर्दी जारी है और अब इसका दायरा वसी करते हुए इसे साइबर दहशतगर्दी में तब्दील कर दिया गया है। पेजेस को धमाकों से उड़ाया जा रहा है, वॉकी टॉकीज़ को उड़ाया जा रहा है और अभी तक लगभग 30 के करीब शहादतें हो चुकी, 4000 के लगभग इसमें लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, जिसमें ईरानी सिफारतकार भी शामिल है। ये मामला, ये तनाज़ा क्या रुख इख्तियार करता है, इस पर भी नज़र रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और कुछ सियासी मंजरनामे पे बात करने से पहले बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की। आपके इल्म में है फैसलाबाद के अंदर जावेद जो इकबाल स्टेडियम है उसके अंदर मैचेस का सिलसिला जारी है और तवक्को ये की जा रही थी कि कोई नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा और इसी के लिए इस इवेंट का इनेकाद भी किया गया है। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई काबिल ज़िक्र खिलाड़ी अभी तक ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखा सका जिसको कहा जा सके कि जी हम उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं जिस मकसद के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया गया है। एक और ये भी डेवलपमेंट है कि आईसीसी का वक्त पाकिस्तान आया है। स्टालियंस का मुकाबला डॉल्फिन्स, आज मैच भी है और जो बुनियादी तौर पे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है उसके इंतजामात के लिए आपके इल्म में है कि मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी की तरफ से जो स्टेडियम्स हैं उनकी अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है, इंतजामात कैसे होंगे, ये सारी चीज़ों का जायज़ा इस वक्त की तरफ से लिया जाएगा और फिर जो हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान इस इवेंट को होस्ट करना है उससे मुतल्लिक पेशरफ मुतवक्के है। इसे भी आपको आगाह करते रहेंगे। और अभी बात कर लेते हैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो जो मैचेस चल रहे हैं उस हवाले से भी आपका तजिया चाहेंगे कि अभी तक जो तवक्को की जा रही थी, आपको लगता है कोई ऐसा नया टैलेंट उभर कर सामने आ सका? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि 36 से ज़्यादा ओवर ही नहीं खेल पा रही चेज़ करने वाली टीम। क्या हो गया हमारे खिलाड़ियों को और क्यों वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही जो कि माजी में हम देखते आए हैं, जो हमारे लेजेंड्स जिस तरह से खेल कर आगे आए हैं? देखिए, ट्रू रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट की कि आपको जिस तरह आपने कहा कि कोई ऐसा नया टैलेंट नहीं आ रहा। एक टीम अगर 350 रन बना रही है तो दूसरी 125 रन बना के आउट हो रही है। तो विक्ट्री और डिफीट का मार्जिन जो है वो उससे समझने की जरूरत ये है कि दूसरी टीम ने मुकाबला ही नहीं किया। एक तो उनकी बॉलिंग ने इतने ज्यादा रन कंसीड किए और जब उस बैटिंग पिच पे जिस पे दूसरी टीम ने बहुत रन बनाए उनके बैट्समैन भी फेल हुए। तो यहाँ ऐसा नहीं आ रहा टैलेंट का कि कोई एक ऐसा बैट्समैन खड़ा हो और वो कहे कि नहीं विल फाइट टिल द एंड। ये नहीं कि अगर एक टीम ने 350 कर दिए तो उसमें आप कहेंगे कि हम 300 भी नहीं कर सकते या 250, आप 125 पे आउट हुए। तो ये ट्रू रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट की कि ना बैट्समैन। तो हमाद भाई क्या फिर फायदा क्या हुआ अगर हम टारगेट ही अचीव नहीं कर पाए? गो के अब बड़ी तनकीद भी हो रही है कि जी जो रेड बॉल है उसके इवेंट के अंदर हमें नाकामी हुई, आगे एक और तगड़ी टीम आ रही है इंग्लैंड की, पाकिस्तान, उनसे भी 4 रोज़ा टेस्ट मैच का हमें सामना होगा, उनको किस तरह से कम्पीट करेंगे? दरमियान में हम वनडे के अंदर टैलेंट तलाश कर रहे हैं। ये सब कुछ हो क्या रहा है? अगर टैलेंट भी ना मिला और आगे अगला टेस्ट जो है उसके अंदर भी हम कोई अच्छा स्क्वाड शामिल ना कर पाए, सामने ना ले पाए, तो फिर क्या फायदा इस कोशिश का? मुझे लगता है आप क्रिकेट खेले हुए हैं क्योंकि आपने कहा कि आगे जो टेस्ट सीरीज आ रही है वो है टेस्ट सीरीज और हम वनडे में से टेस्ट बैट्समैन ढूंढ रहे हैं या बॉलर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ। लेकिन क्या था कि जो प्लेयर हम समझते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेंगे उनको इस वनडे टूर्नामेंट में नहीं खेलने देना चाहिए। कोचेस के साथ उनको आप अलग कर देते और कोचेस से काम करवाते कि आप इनके टेम्परामेंट पे या इनकी जो भी फ्लॉज हैं बैटिंग के हो जाए या बॉलिंग के, उनको एड्रेस करें। ये तो वनडे के फॉर्मेट में खेल रहे हैं, ये क्या अपने गेम को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे इनटू टेस्ट क्रिकेट, जो कि नहीं कर पाते हमारे बैट्समैन। यही लग गया कि 4 ओवर के बैट्समैन हैं और 4 ही ओवर के बॉलर हैं। जब इनसे कहा जाता है कि लॉन्गर टर्म में खेल के दिखाएं तो नहीं, लेकिन एक बैट्समैन मैं कहूंगा कामरान गुलाम 2nd सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, अब भी उनको अगर नहीं मौका दिया। ये आपने कामरान गुलाम का जिक्र किया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन बात फिर वही है कि 5 टीमें और लगभग 60 के करीब हमारे प्लेयर्स हैं जो कि मैदान में हैं। क्या इन सारे खिलाड़ियों में से सिर्फ 1 या 2 ही खिलाड़ी हैं जो उभर कर अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिखा पा रहे हैं? सारे शोबों की अगर बात करें, बॉलिंग के अंदर, बैटिंग के अंदर, हमारे जो बैट्समैन हैं, ओपनर्स है खासतौर पर, वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो तू चल मैं आया के फॉर्मूले पर अभी तक अमल कर
कर रहे हैं। फील्डिंग के अंदर भी कोई ऐसी ज़बरदस्त हमने कोई कैच, कोई डाइव या कोई काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं देखी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वही है कि हमने बेसिक्स जो है ना उसको छोड़ दिया है। जब तक आप T20 क्रिकेट को ही तरजीह देते रहेंगे, क्योंकि आपको थोड़े अरसे में हम प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्निंग बहुत ज्यादा है, तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया लॉन्गर फॉर्म में, जो करियर क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट। कहता नहीं, मैं इस 4 ओवर से खेल के मैं इतना कमा लेता हूँ कि मुझे कोई परेशानी, सारी दुनिया भर में जाके लीग खेलता हूँ। एक तो आपने पाबंदी लगाई, बहुत अच्छा किया, एनओसी नहीं दे रहे इन प्लेयर्स को कि दुनिया भर में जाके लीग खेलें, पाकिस्तान के डोमेस्टिक को तरजीह दें, यहाँ पे खेलें, और फिर इस परफॉर्मेंस की बेस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा इनटू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। कामरान गुलाम के अलावा और अच्छे के टैलेंट निकल के आया। फिर इसी तरह अगर बात जैसा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के वही पुराने प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं, इमामुल हक ने परफॉर्म किया है, कल आसिफ अली ने 50 किया है, फिर इसी तरह सलमान अली आगा बॉलिंग और में परफॉर्म कर रहे हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं। अब ये देखिए, एक आपको 8-10 प्लेयर भी अगर मिल जाए तो आप उनको बेंच स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं ना कि अगर प्लेइंग 11 11 है तो 11 आपके पास बाहर उतने ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बैठे हो, और अंदर जो खेल रहे हो उन्हें ये डर हो कि यार मुझसे अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो मेरी रिप्लेसमेंट मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, ये डर होना जरूरी है, तभी तो कोई परफॉर्म करेगा। लेकिन लगता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट है हमारे प्लेयर्स, ना वो परफॉर्म कर रहे हैं, ना उनको इस बात का डर है कि कोई उन्हें छेड़ेगा उनकी जगह से, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। चेयरमैन पीसी भी इसका जिक्र कर चुके हैं। अच्छा, आईसीसी का वक्त पाकिस्तान में है, अभी तक की क्या इतलात हैं आपके पास? तसल्ली बख्श देख रहे हैं वो इंतजामात को, और किसी किस्म के कोई ख़तरा तो नहीं है कि ये चैंपियंस जो इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो पाकिस्तान के अलावा कहीं और हो सकता है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। आईसीसी के सीईओ ने भी इसको कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान में ही होगा, और इसके स्केड्यूल और इसका बजट जो है वो सब कुछ अप्रूव हो चुका है। पाकिस्तान में तैयारी है, अगर कोई मुल्क नहीं आना चाहता तो उसकी मर्जी है, और उससे इस टूर्नामेंट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि वो भी आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, वो नहीं चाहेगा। रिवायती हरीफ हैं और जो शायकीन है वो देखना चाहते हैं पाकिस्तान और भारत को आमने सामने। वेरी ट्रू। अभी हॉकी, आपने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जो चाइना में खेलती है उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ था वो सबसे ज्यादा उसी में था। तो जहां पे भी जिस भी स्पोर्ट्स में ये दोनों आपस में खेलते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आपको नजर आता है। और क्रिकेट वो तो एक क्रेज है, एक फीवर होगा। अगर इंडिया जिस दिन यहाँ पे लैंड करेगी उस दिन से ही आप देखेंगे कि लोगों, बल्कि टिकट्स जो है वो बहुत पहले बिक चुके होंगे, ये भी आपको बताते चलूं। बाकी जगहों पे जाके जहाँ मैचेस होते हैं तो आपको नजर आता है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है, ज्यादातर ब्लू आपको स्टेडियम नजर आता है क्योंकि वो टिकट ज्यादा। अच्छा हमाद भाई, हम तैयारी तो बहुत भरपूर कर रहे हैं और स्टेडियम्स की उखाड़ पिछाड़ भी जारी है, जिस तरह के इंतजामात हैं, लगता है कि एक अच्छा होस्ट बन के सामने आएगा पाकिस्तान इस इवेंट के लिए। लेकिन टीम की जो कारकर्दगी है, क्या वो भी काबिल जिक्र हो पाएगी? क्या हम होम ग्राउंड पे अपना जो धाक बिठा पाएंगे बाकी ममालिक पे, खिलाड़ियों पे? देखिए, प्रेशर है प्लेस पे बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे एक खुशी हुई कि बाबर आजम जब भी वहां पे बैटिंग करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया देखा होगा, क्राउड ने उनको किस तरह वेलकम किया है। वो अभी भी हमारे है, और बाबर आजम ने 2 बड़ी अच्छी इनिंग्स भी खेली हैं। तो बाबर आजम का फॉर्म में आना और उनके राउंड पर बाकी बैटिंग को जैलिन होना और डिलीवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर की फैक्टर है पाकिस्तान की, बेशक आउट ऑफ फॉर्म है, आपने कह दिया 16 इनिंग्स में रन निकले, लेकिन उनसे अच्छा प्लेयर भी आपकी टीम में कोई नहीं है, तो हमें उन्हें बैक करना पड़ेगा। हमाद भाई, आप एग्री करेंगे इस बात से कि सिर्फ यूनिटी हो जाने से ही मेरे ख्याल में काफी मसले इस टीम के दूर हो सकते हैं, अगर मिलके खेलें, एक टीम की तरह खेलें, क्योंकि टैलेंट है हमारे खिलाड़ियों में। वेरी ट्रू। देखिए, इसमें बोर्ड का बड़ा किरदार है। बोर्ड को ये जो म्यूजिकल चेयर है ना कैप्टन की, 2 महीने किसी को बना दिया फिर उसका बना, तो आप आपस में डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि यार ये इसको हमने कैप्टन बनाया, 1 साल के लिए बनाया, इस पूरी सीरीज के लिए बनाया, ताकि वो दूसरे जो होते हैं ना कैंडिडेट्स वो समझते हैं कि यार ये फेल हो गया ना, हम लॉबिंग कर लेते हैं, हम परफॉर्म ही नहीं करेंगे जानबूझ के ताकि ये फेल हो जाए और फिर हमारा मौका बन जाए। तो वो डेवलप करने की बहुत जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि ये कैप्टन है पूरे साल के लिए, जिसने खेलना है वो परफॉर्म करेगा तो वो खेलेगा, अदरवाइज वो बाहर हो जाएगा। तो जब तक ये क्राइटेरिया नहीं आएगा तब तक तो हम इसी तरह यूनिटी नहीं आएगी। नए टैलेंट की तलाश भी ज़रूरी है, और जो मौजूदा खिलाड़ी हैं उनको भी पाकिस्तान की टीम बन के खेलना है, ताकि जो एतराज़ हो रहा है, जो उंगलियां उठ रही हैं, उसका भी खात्मा हो सके। हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी बात होगी उस जलसे की जिसके लिए एक तरफ से तो दावे हो रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जी दोबारा से 9 मई नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये जलसा होगा या नहीं होगा, इस पर बात होगी। एक ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ सियासी गहमा गहमी की। लाहौर के अंदर जलसे का दावा कर चुकी है 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन जो इस्लामाबाद में हुआ है संजानी में 22 तारीख को, उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके तकद्दुस को पामाल किया गया। नकाबपोश लोग आए और फिर उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं जिस पे बड़ी लेदे हुई है, बड़ा एतराज़ और बड़े सवालात उठे कि क्या पार्लियामेंट के तकद्दुस को भी पामाल यूँ किया जाएगा। जो एक नई रिवायत कायम की जा रही है, ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं, उनका ये कहना है कि हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। साथ ही अज़मा बुखारी साहबा वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब की, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि 9 मई दोबारा से नहीं दोहराने देंगे, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी वजह से भारत तहरीक इंसाफ के ऊपर एतराज़ होता है कि जी आपने जलाओ घेराव भी किया है, आपने तोड़ फोड़ भी की है, जो वादे किए थे उससे हटकर भी आप लोग डी चौक तक पहुँचे हैं, तो आप लोग वादा खिलाफी भी करते हैं, इस वजह से आपको ये इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसर साहब। शौकत साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो बानी पीटीआई कह रहे हैं कि 21 सितंबर के जलसे के खौफ से हमारे रहनुमाओं की पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है। पहले तो ये बताइए कि आप कैसे बचे हैं अभी? पहली बात तो सच है, बात है रसवाई की। हाँ। कि मैं किस तरह बचाऊं अभी, बल्कि अभी आप लेट हुए तो मुझे डर लगा कि कहीं अभी काम हो तो नहीं गया। मेरे पास अभी एक फुटेज मैं दिखा देता हूँ। कल एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का एहलकार आया, बाहर चौकीदार बैठा था जी, यहाँ मेरी मिसेज का नाम लेके, मेरे बेटे का नाम लेके, मेरी भाभी का नाम लेके, मेरी बहन का नाम लेकर, खवातीन के नाम लेकर बसरा साहब ने को इतने रहने ना हो। यानी कहने का मकसद क्या है कि अब पाकिस्तान के अंदर तो ये हो गया कि अगर आपने सियासी बदला लेना है, पहले होती थी FIR, अब ये होता है कि शौकत बसरा की अगर ये हुकूमत का साथ नहीं छुड़ रहा, इसकी माँ को उठा लो, ये बहन को उठा लो, इसकी बेटी को उठा लो। जमहूरी भी है, अगर आपने तरह गैर अखलाकी भी है, काजी फाइजा को एक्सटेंशन देनी है, अपनी मर्जी के जज लेकर आने हैं, साड़ी मामा तियां पैन। ये गलत है, ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल को उन्होंने भी ऑपोजिशन में जाना है, कल को उन्होंने भी आपसे जलसों की इजाज़त मांगनी है, तो ये इसकी हम कभी भी हिमायत नहीं करेंगे, बल्कि मजम्मत की जानी चाहिए। अच्छा, प्लान है क्या? बस साहब, जगह फाइनल हो चुकी, लॉक हो चुकी, कोई NOC जारी हुआ, उन्होंने कोई शरायत रखी हो, आपने कोई डिमांड्स की हो, जरा इससे प्लान तो ये है कि रोक सको तो रोक लो। अच्छा, जलसा होगा। अब मुझे ये जो माजरत के साथ आपका हक है, आपको सियासत का भी हक है, आपको जलसे करने का भी हक है, लेकिन जो गंडापुर साहब ने जो धमकियां लगाई हैं, मैं आपको लगता है कि वो उनको किसी दुश्मन की जरूरत है? पहली बात तो मैं में बात करते हैं। मुझे बात बताइए, हम क्या इसराइल में जलसा करने जा रहे हैं? क्या हम लोग कश्मीर में जलसा करने जा रहे हैं? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? और क्या पंजाब जो है, क्या पंजाब जो है ये इसराइल का हिस्सा है? अब मुझे बताइए कि आप कहने को कहते हैं यहाँ जमहूरियत है, और जमहूरियत के अंदर क्या होता है? जमहूरियत में आपको जलसा, जुलूस, पुरअमन एहतजाज का हक है। अच्छा, यहाँ पर 1-1.5 साल। अच्छा, प्रॉब्लम पता कहाँ पे होती है? वो कहते हैं कि जी ये वादा खिलाफी करते हैं, इनसे जो तय होता है ना, तो ये उस जगह पे रुकते हैं, खुद को महदूद करते हैं, फिर उसके बाद कहते कौन कहते हैं? जो इंतजामिया है, पल्ले नहीं तेला। देखिए, अब आपको उन्होंने टाइम वैसे मैं आपके चैनल के जरिए बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी गुजारिश सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि 4 से 7 बजे तक आपने जलसा खत्म करना है, आपने कहा ओके, या तो आप ओके ना करते, या फिर आप जो इस्लामाबाद का जलसा था समझाने का, या तो आप उस पर रजामंदी का इजहार ना करते, और अगर कर लिया था तो फिर खत्म। मुझे एक बात बताएं, आपने NOC दिया था ना जलसा करने के लिए जी, वो तो लगता था NOC दिया जलसा ना करने के लिए। अगर आप हमसे शराइत मनवा रहे हैं, मुझे बताइए कि पूरा पंजाब मोटरवे, GT रोड, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स, एग्जिट्स सब आपने बंद कर दिए, आगे चले पूरा इस्लामाबाद ले आप अपने किसी नुमाइंदे। अच्छा, लीड कौन कर रहा है? बात करने दीजिएगा, लीड कौन कर रहा है? कंटेनर स्थान बना दिया आप लोगों ने, गलत किया। कोई रास्ता नहीं, तो किस तरह पहुंचते हम 4 बजे और किस तरह 7 बजे जलसा खत्म करते? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लाहौर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ IG पंजाब को और CCP लाहौर को, जो खमैना साहब हैं, कि आप सरकारी मुलाजम हैं, आप किसी हारी हुई टिकटॉकर जाली वज़ीर-ए-आज़म के मुलाजम नहीं हैं। आप हमारे घरों के ऊपर रेड कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर दाखिल। देखिए, आप फिर अब इस तरह की तनकीद करेंगे तो आपको कौन इजाजत भी तो उन्हीं से चाहिए। कौन है? आपको इजाजत कैसे चाहिए? They are nobodies, मैं बताऊं, जिनको आप मुबैना तौर पे टिकटॉकर कह रहे हैं या जाली कौन है? वोटों से बनी हारी हुई है, आपको उन्हीं से इजाजत चाहिए। अच्छा, मुझे बात देखें, वो कहते हैं हिकमत और तदब्बुर का भी इस्तेमाल करना चाहिए ना, अभी तो आपको जरूरत है। मैं जवाब देता हूं, इनकी हैसियत ये है, दे आर जस्ट पपेट्स, ये कठपुतलियां हैं, हारे हुए हैं, इन्होंने बंदूक के जरिए कब्जा किया हुआ है, इनको मुसल्लत किया गया। अब आप कह रहे हैं तरीकाकार इख्तियार करें। हमने डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त दी,
डिप्टी अच्छा। कमिश्नर इजाजत ने। क्या जवाब? उन्होंने कहा जी कि कोई इजाजत नहीं। ठीक है, अब हम आप क्या कोर्ट के पास चले गए हाई कोर्ट में। अच्छा। हाई कोर्ट ने इनको बुलाया कि इनको जगह दें, उन्हें कहीं देखते हैं। अब जलसा है हमारा 21 तारीख को, ठीक है, और अभी तक एनओसी जारी नहीं अब जब मैं जुनेद से बात कर रहा हूँ, आज दोबारा कोर्ट हाई कोर्ट में मैं जा रहा हूँ। ये पेंट कोट टाई आपको जो नजर आ रही है, ठीक है, पूरी तैयारी में जा रहे हैं हमारी वुकला की टीम, एक तो हमारा आज ILF। अच्छा, खान साहब कह रहे हैं, सुन लें, एक तो वुकला का आज बहुत बड़ा कन्वेंशन हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जनाजा निकाला जा रहा है आज़ाद अदलिया का, उनकी सपोर्ट में। और दूसरा, आप मुझे बात बताएं, कौन सा मुल्क है जिसको आप जमहूरी कहते हैं और उसके अंदर जाके हाई कोर्ट से आपको इजाजत लेनी पड़े? वजह सिर्फ एक है जुनेद, कांपें टांग रही हैं, पल्ले कुछ नहीं है, अवाम में है नहीं है, डर है, खौफ है। अवाम पहले महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमें जलसा कहाँ इजाजत मांगी है? सुने, मीनारे पाकिस्तान पे जलसा हुआ, आज से 4 दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 दिन जलसा किया। ठीक है, इस्लामाबाद के क्या अंदर हुआ, तहरीके लब्बैक जाके एक लेकिन वो ऐसे धमकियां नहीं देते जैसे आप लोग देते हैं। वो जिस तरह से आप इदारों के सरबराहों को ललकारते हैं या उनको मुतनाज़ बनाते हैं, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होता है, फिर उसके बाद माफ़ी तलाफ़ी होती है। अब 6 घंटे CM KP वो गायब रहे हैं, वो कहाँ पर थे? कोई बताया गया? आपको नहीं पता कहाँ पे थे? तो फिर वो नौबत क्यों आई? अच्छा, वो हो गया, अब उसके बाद भी अगर आप वही टोन अपनाएंगे क्या ललकार, फिर आपको किसी दुश्मन की जरूरत है? जुनेद, मुझे एक बात समझ नहीं आती, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम जलसा करने जाते हैं, क्या जलसे इनको माफिया मंगने जाने हैं? जलसे में हम ये बताने गए हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जंगल का कानून है, किसी की माँ बहन बेटी महफूज नहीं है। पूरे पाकिस्तान को अपनी जाली हुकूमत कायम रखने के लिए फॉर्म 47 की हुकूमत कायम रखने के लिए आपने जेल में तब्दील कर दिया। और सबसे बढ़कर इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी अपने अरूज पे है। अच्छा, लोग महंगाई से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, तो क्या अभी स्ट्रेटजी क्या है? बसरा साहब, आपको बुलाने का अच्छा, मकसद ये, मुझे मुझे थोड़ा सवाल खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हमारे बंदों को पकड़ना शुरू हो गए हैं, तो 1.5 साल हो गए हैं आपके लीडर को जेल में। आप लोगों को तो चाहिए था कि खुद जाके अपनी गिरफ्तारियां देते, आपको इंतजामिया को क्यों पीछे भागना पड़ रहा है? आप तो कहेंगे जी हम जेलें भर देंगे इनकी, हमारा लीडर बाहर निकाल। तेरे दुश्मनी आप ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि 1.5 साल से आपका लीडर अंदर है और आप आजाद फिजाओं में? जुनेद अगर एडवाइजर होवे ना, हुण साडी पार्टी मुक्की हुंदी। अच्छा, मेरी गुजारिश सुने, मेरी गुजारिश। अच्छा, आज आप अपने किसी रिपोर्टर को ले, जलसा हमारा कब है? 21 को 2 हो जाएगा। मेरी बात तो सुन ले, होगा। इस्लामाबाद में इन्होंने क्या कहा था कि नहीं होने देंगे, नहीं। प्लान B क्या है? प्लान B, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लान B भी है, C भी है, और D भी है, और E भी, और F तक है। अच्छा, इंशाल्लाह मुझे फख्र है कि लाहौर के लोग बड़े गैरतमंद और अजीम लोग। गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जुल्म जबर इन्होंने, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, जितना जुल्म जबर इन्होंने सहा है, इसके बावजूद चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुझे बताइए, शहर लाहौर नवाज शरीफ का कहते थे ना, शहर है, गढ़ है नून लीग का, वो बेचारा स्टालवर्ट आ पर गया, सेरे बांध कर आया, वजीर आजम बनाया जाएगा, वो हाल क्या। एंट्री तो बड़ी जबरदस्त थी, एंट्री तो माने आप किसकी? मियां नवाज शरीफ। हाँ, वो तो बिल्कुल कबूतर जिस वक्त वो बड़ी एंट्री, अदालतें जनाब, अदालत टूर के एयरपोर्ट से चली गई, तोता आके हाथ पर बैठ गया। तोता नहीं, कबूतर था, इस तरह ना करें। नहीं, मैं वो कहना ये था, कबूतर हाथ में बैठा, और तो उन्होंने तो अमन का पैगाम दिया ना। अवाम, कबूतर वाली सरकार के अवाम ने तोते उड़ा दिए। अब प्लान B ये है, रात के हम लोगों के 2 MP उठा लिए गए। कौन कौन? एक का हमारे हैं मियां अवैस, अच्छा, मैं नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2 MP रात के उठाए गए। अच्छा, सलमान अकरम राजा। तो आप लोग खुद गिरफ्तारियां दे रहे हैं या कोई भाईजान रूपोशी इख्तियार की जा रही है? हिकमत अमली भी तो होती है ना, कौन लीड कौन? मैं इसलिए आप पहले पूछा कि लीड कौन कर रहा है? अच्छा, मैं ना जब स्टूडियो आया ना, तो मैंने आपके प्रोड्यूसर से पूछा, ये ना हो कि वापसी पे आपको उठा लिया, वापस जाओ तो बाहर ख्वाजा सरा ना खड़े हो। मैंने उनसे पूछा, यार थोड़ा मुझे बाहर निकाल देना। लेकिन वो फिर आप उनको छेड़ रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये जो ख्वाजा सरा वाली। फिर आपने ख्वाजा सरा, तो मैं फिर ख्वाजा सरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी आपने? उन्होंने कहा भाई हमारा तो लेना ही देना नहीं, वो लोग हैं जो भेजे गए थे। और आज बताएं मुझे बात, आज तक वो ख्वाजा सरा नहीं पकड़े गए, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जुनेद, मैं फिर कहूँ, जलसा होगा कहाँ जगह तो बताइए, ना गमला। अब देखें ना, एक जगह लिबर्टी में मजमा लगा हुआ 8-10 बंदों का, एक जगह पे मॉल रोड पे लगा हुआ, एक जगह पे मीनारे पाकिस्तान पे या बैरियर टाउन। एक जगह तो बताएं ना। आखिर जो साथी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, कोई ना कोई बात निकलवा लेता है, कोशिश तो कर रहा है। अगर हमें ये मीनारे पाकिस्तान पे जलसा नहीं करने देंगे, पूरे लाहौर में और पूरे पंजाब में जलसा हो रहा होगा। अच्छा, और ट्रैफिक रोक लेंगे आप और लगेगा वो जलसा हो रहा है। अब मैं बता, लाहौर के अंदर हमने हर पॉइंट मार्क किया हुआ है, ड्यूटियां लग गई हैं,
यहाँ पर 40-44 हल्के हैं MPs के। अच्छा। सब लोग निकलेंगे, कारकुनान पैदल निकलेंगे, मोटरसाइकिलों पर निकलेंगे, गाड़ियों पर निकलेंगे। उसकी वजह देखें, इमरान खान क्या अपनी औलाद के लिए जंग लड़ रहे हैं? क्या अच्छा वो आपने औलाद की बात कर दी, औलाद को तो यहाँ पे होना चाहिए था। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ औलाद जो है, मैं बड़ा वो बात है जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद होती है। मियां साहब के बच्चे बाहर हैं, जुनेद खान वो साहब तो पुरसुकून रह रहे हैं। वजीर आजम थे तो इतना बड़ा मिशन। खान साहब तो वजीर आजम थे तो बच्चे उनके पास नहीं थे। खान साहब में बात जो कह रहा है, वजीर आजम की खैर है, जो आज नहीं, क्राइसिस का वक्त है, इनकलाब की जरूरत है। ये तो वजीर आजम तो वजीर बच्चों को होना चाहिए। वजीर आजम दिहाड़ियां तो बच्चियां नहीं होती लगती हैं। उस वक्त ही माल इकट्ठा होता है। या जो ATM मशीनें फिर रही है लाहौर के अंदर, आपको पता है कौन कौन सी हैं? उन्हीं के तो बच्चे हैं जो लोग हारे हुए हैं, उनको ATM लेकर। नहीं, हमें नहीं पता, बताइए। कौन नहीं जानता हमदा शहबाज को? कौन नहीं जानता सलमान शहबाज को? नाम लेकर बात करूंगा। तो फ्रंट फुट पे खेल ही नहीं रहे। जाहिर हो पीछे बैग वारदात पाते ना, फ्रंट फुट वाली शक्ला। अरे बात कहीं और निकल जाएगी, अभी जलसे की तरफ आते हैं। गल सच्ची कर लगा तो गल बदल देती है। नहीं देखें, मेरी बात सुने। इस वक्त जो इवेंट है ना आपका, उसके ऊपर बड़े शुकूक व शुबात हैं और कहा जा रहा है कि PTI के अपने जो करता धरता लोग हैं, वो उनकी राय है कि ये जलसा नहीं हो सकता। जुनेद भाई, मैं आपको फिर कहूँ, खान दा आर्डर लोहे दा गार्डर। अच्छा, गलत बात समझ आ गई? वो जो पिछला ऑर्डर था, वो 8 को जलसा होना था, वो गार्डर कहाँ गया? वो मैं बताता हूँ। वो जी मैसेज आ गया कि दबाव आ गया। 7:30 बजे आजम सवाती साहब पहुंच गए। सुबह 7 बजे कौन सी अदालत खुलती है? हमें तो मिलने नहीं दिया खान साहब से। नहीं, वो तो जेल में पहुंचे थे ना। मैं बताऊँ किसने पहुंचाया था? उनने पहुंचाया, गंडापुर साहब ने। मैं बात खुल के कर देता हूँ। अब तो अली अमीन गंडापुर साहब का बयान भी आ गया कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते की थी कि यहाँ पर खून और की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर लाशें गिरेंगी, यहाँ पर सबसे बढ़ के जब खान साहब को ये बताया गया ना खत्म नबूवत का मामला, सियासी पार्टियां आ रही हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं मेरी जान माल औलाद उस हस्ती के लिए कुर्बान जिसके लिए कायनात का वजूद बना है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरी तो आपकी जान हाज़िर है। तो क्या गलत किया? अच्छा, उसके बाद मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम जलसा कर नहीं सकते, हमारे साथ लोग नहीं हैं, तो परेशानी क्या है? नहीं, देखें, दो ही चीजें उसूली तौर पे होनी चाहिए। वैसे आज क्या दिन है? टाइम हिकमत अमली तो आपने की, या तो जलसा करें या फिर जेलें भरें। अच्छा जुनेद, अच्छा जेला में भरांगे, जलसा भी करांगे। 1.5 साल हो गया, लीडर अंदर है, आप लोग बैठ के AC वाले कमरों में। अच्छा, आपको खबर दूं, एक खबर जी बताइए। इन्होंने जाना था 15 नवंबर तक ये हुकूमत जानी थी। अच्छा, अपनी करतूतों की वजह से, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ना, जिस तरह इनकी कांपें टांग रही हैं और जो कुछ इनके साथ हुआ है वहाँ पे, आपने पार्लियामेंट की बात की थी ना जी, पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है बेशक मेरे भाई। नकाब पोश नामालूम अंदर जाते हैं, लाइटें ऑफ की जाती हैं, MNS को उठा लिया जाता है। 9 मई से बड़ा सानिया पार्लियामेंट पे हमला है, जो पाकिस्तान पे हमला है। और अभी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ये जो गैर आईनी तरमीम करवा रहे हैं आज़ाद अदलिया पे और पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है। इसलिए अब इनका जाना जो है ना, ये चंद दिनों की बात आप देखेंगे। 30 अक्टूबर से पहले सितंबर तो वैसे बड़ा सितमगार होता है। आप ये कह रहे हैं कि 21 को लाहौर में करने जा रहे हैं, उसके बाद फिर प्लान है कराची जाने का? नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान में अपना शेड्यूल दिया हुआ है। एक हमारा बलूचिस्तान में पॉइंट हमने अनाउंस किया हुआ है। 21 को हमारा जलसा इधर है। यहाँ पे लीडरशिप में कौन कौन? और मेरी गुजारिश सुनिए, कौन कौन? पूरे पाकिस्तान के जितने हमारे लीडर तो एक ही है ना, जो शेर जेल में बंद होकर इनकी कांपे टांग रही हैं। जेल में बंद होकर इमरान खान ने पूरा निजाम नंगा कर दिया, 2/3 मेजोरिटी ली। भाई अभी तो जब लीडर बाहर आएगा। अच्छा, अब एक चीज समझ नहीं आ रही जी, अभी तो हम वर्कर है ना, जलसा कर रहे हैं तो फिर टांगे कांप रही हैं। सोचें जब इमरान खान बाहर, और जब वो आ जाएंगे ये जो है ना, आपको लग रहा है बाहर आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, इसलिए कि इमरान खान को आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को कायम रखने के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ना हमें जलसा करने दे रहे हैं, ना खान साहब को बाहर आने दें। राना सनाउल्लाह का बयान चलाए ना अगर पढ़ा तो, उन्होंने कहा अगर हमने 5 साल हुकूमत चलानी है तो हमें खान साहब को अंदर रखना पड़ेगा और दूसरा ये करना पड़ेगा। वही तो बात है, हाँ, कि खान साहब को बाहर किस तरर लाएंगे। कोई अभी तक तो प्लान हमें दिखाई नहीं, आपकी कानूनी टीम इसमें कोई पेशरफ्त कर सकी है? मेरे ख्याल में जुनेद अगर हम दोनों बात कर रहे हैं जी, आज के दिन तक कोई केस ऐसा नहीं जिसकी वजह से वो जेल में हो, तमाम केस। अच्छा, बात यह है बसरा साहब, जो फैक्ट्स में अगर हम बात करें, ग्राउंड रियलिटी की बात करें, KP के अंदर तो थी आपकी गवर्नमेंट, और इस्लामाबाद से KP का जो रास्ता है, जो फासला है, वो इतना था कि आप उसे अबूर कर सकते हैं, वो एक्सेस में था। अब वहाँ KP के से लाहौर तक लाना इतना आसान नहीं होगा। अज़मा बुखारी साहबा वाज़े कह चुकी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो कहती हैं 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे। जो पूरी इंतज़ामिया, अभी आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको ना NOC दिया गया,
और अदालत से भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर क्या प्लान है, कैसे पहुंचेंगे? रास्ते में कंटेनर होंगे, रुकावटें होंगी, गिरफ्तारियां होंगी, फिर ये जलसा कैसे होगा? कोई हमें भी बताइए। क्या आपने मिस डिस इन्फॉर्मेशन जिस मिनिस्टर का नाम लिया ना, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई अब जो मुस्लिम लीग नून, जो मुस्लिम लीग काफ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जो पंजाब की MQM बन चुकी है, ये वो PTI है जो आपको बताएगी जलसा किस तरह होता है। मैं एक बात कहूँ, जो 9 मई को हुआ था, हाँ, उसके बाद क्योंकि कॉल तो थी, बहरहाल आप इसको डिनाई करें, उसको माने, आप उसकी मजम्मत करें या ना करें, लेकिन ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ये कहा गया कि जी अब नहीं छोड़ना हमने, ये हमारी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, लोग बाहर निकले हैं, और उसके बाद फिर आपने उनको डिसओन किया है। आपने कहा कि ये हमारे कारकुन ही नहीं है, बात हो गई। आपने कहा कि ये हमारे बंदे ही नहीं है, तो अब कौन निकलेगा जिनको आपने डिसओन कर दिया? सवाल आप जैसे साफी, कल को आप फिर कह देंगे कि जी ये हमारे बंदे ही नहीं थे। शहजादे प्यारे, मेरी बात फरमाइए। यही सवाल आप जैसे बड़े प्यारे और स्मार्ट साफी ने किया खान साहब को जेल। खान साहब ने पता क्या जवाब दिया? और खास तौर पर जब जनरल फैज को पकड़ा, उन्होंने कहा यार अब तो आसान हो गया, आप जिसने CCTV फुटेज चुराई है, जो जुडिशियल कमीशन नहीं बना रहा, उन्होंने तो आप तो डिसओन कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे, मैं बताता हूं, PTI के झंडे बांधे हुए हैं, मैं बताता हूं मेरी बात। आप इतना बड़ा सवाल किया, झंडे खा रहे हैं, आप कहते हैं हमारे बंदे। जुनेद, ये इतना बड़ा सवाल जवाब तो बोले। आज मैं जुनेद के प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ कि बनाए आप CCTV फुटेज लाकर लेके आए सामने, जुडिशियल कमीशन जिस तरह मैं जुनेद के सामने बैठा हूँ, बनाए जुडिशियल कमीशन पूरी दुनिया को दिखाएं। अच्छा। कौन कौन से कारकुनान थे जो मुलव्वस होंगे, हाँ अब दें सजाएं उनको, हम माफी भी मांगेंगे और कहेंगे कौम को कि ये गलत हुआ है। मेरे बात बताएं भाई, अभी जलसा होना है ना, लाहौर को बाहर निकालेंगे, जलसा होना है ना, पुलिस हमारे घरों में फिर रही है। ठीक। आप कंटोनमेंट में चले जाते हैं, जिनाह हाउस, हमें बाद में चला वो जिनाह हाउस है, कोर कमांडर हाउस था, कहाँ थी उस दिन पुलिस? सोई रही 4 घंटे, अवाम जाती रही। इसलिए आज भी हम कहते हैं कि 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। आखिरी बात, जलसा लाहौर का होगा और लाहौर वालों को आपके चैनल से पैगाम देना चाहता हूँ, आपने पहुंचना है, आपने पहुंचना है गलियों में, मोहल्लों में, पैदल। चलें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मीनारे पाकिस्तान आपने बस महफूज, और अगर मीनारे पाकिस्तान नहीं करने देंगे, पूरे लाहौर में जलसा हो। चलें, बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि जो एक आईनी हक है किसी भी सियासी जमात का नाज़रीन, वो उसे मिलना चाहिए। बस हमारे साथ मौजूद थे, बस आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, एक अहम मामला है, वो मसला जो हम देखते रहे कराची में साल से, कई कीमती जाने गई, कई बच्चे इसकी नज़र हुए मैनहोल के गटरों के ढक्कन ना होने की वजह से। अब ये केसेस पाकिस्तान में भी आना, लाहौर में भी आना शुरू हो चुके हैं। बैरी ऑर्चर्ड के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या जहाँ पे गटर का ढक्कन ना होने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। वज़ीर आला की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया और उन्होंने साथ में हिदायत भी की है कि अब पूरे लाहौर में तमाम, चाहे वो कोई सोसाइटीज़ हैं या कोई सड़कें हैं, कोई चौराहे हैं, यहाँ पे इसको इंस्पेक्शन की जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। और ये इस मामले में गफलत, वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और 4 रोज़ पहले एक न्यूज़ ने खबर दी थी, अगर उस पर कान धरे जाते, निशानदेही की थी, और एक न्यूज़ ने ये कोशिश की कि हुकाम बाला की तवज्जो दिलाई जाए, और बिलाखिर आला हुकाम की तरफ से इस मामले का नोटिस लिया गया है। राना वहीद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं इकबाल टाउन में, उनसे जानते हैं कि इस वक्त ओवरऑल शहर की सूरत हाल क्या है। राना वहीद, क्या देख रहे हैं इस नोटिस के बाद? इंतज़ामिया मुतहरिक हुई और मैनहोल्स के जो ढक्कन गायब हैं उन्हें लगाने का सिलसिला शुरू हो सका ताकि कीमती जानों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, मैं इस वक्त पोश इलाके में मौजूद हूँ। ये मेन रोड है, अलामा इकबाल टाउन का ये इलाका है। लिंक वादत रोड पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे सीवरेज का बुसीदा निज़ाम जो है वो बैठ चुका है। और साथ साथ अगर बात की जाए तो जितने भी यहाँ पे सीवरेज के गटर हैं, उसके ढक्कन जो हैं, कवर जो हैं, वो नहीं है, बिल्कुल गायब नजर आते हैं इस रोड के ऊपर। ये 3 सालों से रोड बन रहा है, लेकिन जो वहाँ पे सीवरेज लाइन बैठ जाती है, अब भी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा है जहाँ पे सीवरेज लाइन जो है वो नीचे बैठ गई है। मेरे साथ यहाँ पे रहायशी हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, क्या वजह है कि रोड के ऊपर ढक्कन भी गायब हैं और सीवरेज की जगह जगह लाइनें बैठी हुई हैं? भाईजान 3 साल हो गए ये रोड बन रहा है, जो कि अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ, और जगह जगह मेन लाइन हॉल खाली पड़े हैं, उनके ऊपर ना ढक्कन है, ना वासा अपना काम पूरा कर रही है, ना मुतलका MPA को कोई होश है। जिस MPA के पास भी गए हैं वो कहता है जी मैं सर्वे करवा दिया, बस आ रहा है और जा रहा है। और 3रा साल है ये, और ये आपके PTI का जो MPA था यहाँ से मुतलका मियाँ महमूद रशीद, उसने ठेका दिया था। अब नून लीग का आ गया मियाँ खालिद खोकर, मलक खालिद खोकर, वो भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये आपके सामने पड़ा,
ये आप देखें, दिखाएं फिजान के ये कितना बड़ा सीवरेज लाइन बैठ गई है और गटर जो है वो उभर रहे हैं नीचे। बिल्कुल जो है निज़ाम खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन कोई भी इदारा जो है यहाँ पे वो उनसे बात भी करते हैं। क्या कहते हैं, ये किसका एरिया है? ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਜ਼ਾਬ ਹੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੋਲੀਏ? ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਵਾਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦੀ और एक ਜ਼ਿੰਮੇदार बात आपको और बताऊं, ये आधा किलोमीटर दूर नहीं है, वो सामने एलडीए वो एसडीओ का दफ्तर है। हम पूरी मार्केट इकट्ठे होकर एसडीओ के पास गए हैं, मुतलका एमपीए के पास गए हैं। वो कहते हैं जी हम कल बंदा भेज देंगे, परसों भेज देंगे, कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ से एलडीए का जो अमला है वो डेली गुजरता है। वासा का रूट भी यही है, उनकी गाड़ियाँ अपनी यहाँ से गुजर के इस कीचड़ में से जाती हैं, लेकिन वो गौर ही नहीं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੋਜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। का जो मुतलका एसडीओ है और एक्सीएन है, उन्होंने पैसे अच्छे खासे खाए हैं। आपने ये गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे जो सूरत हाल है, 3 साल से अजाब से गुजर रहे हैं लोग। ये कोई वो अंडर डेवलप या दूर दराज का इलाका नहीं है, ये पोश इलाका है, अल्लामा इकबाल टाउन। ये वादत रोड लिंक रोड है, जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, यूनिवर्सिटी है इनके साथ। लेकिन इस रोड के ऊपर जगह जगह पे सीवरेज लाइन बैठ चुकी है और जो गटरों के ढक्कन है वो भी गायब हैं और वहाँ पे बहुत शुक्रिया राना वहीद हमारे साथ मौजूद थे इकबाल टाउन से। और ये अज़ली मसला है मेरे ख्याल में, जब से पाकिस्तान बना है ये मसला चल रहा है कि जब भी कुछ सड़क नहीं बनती है, महकमे वो चाहे पाइप डालने का काम हो, तारें डालने का काम हो या कुछ खुदाई का काम हो, उसके बाद ही उनको याद आता है। 3 साल का अरसा बता रहे हैं। पौष इलाके के अंदर ये हालात हैं। इसी तरह से गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है, लोग अजियत का शिकार होते हैं, बल्कि कीमती जानें भी ज़ाया होने की वजह से नाकाबिल काफ़ी नुकसान होता है। तो उम्मीद करते हैं वज़ीर आला की तरफ से नोटिस लिया गया, इस पर कान धरे जाएंगे, इंतज़ामिया होश के नाखून लोएगी और इस सिलसिले को और नहीं। उम्मीद करते हैं आपकी सुख खैरियत से गुजर रही होगी। और जिस तरह से ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि गूगल एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक कोर्सेज़ करवाए जाएंगे और इसके साथ साथ डिजिटल सहाफ़त से मुतल्लिक भी कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं कि किस तरह से सहाफ़त को डिजिटलाइज़ किया जा सकता है। उसके लिए भी सहाफ़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तरीक़ाकार क्या होगा, कौन कौन इस क्राइटेरिया पर पूरा उतर सकता है, कौन कौन इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है, तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट IT से रिलेटेड उमर फारूक साहब, जो कि CEO हैं टेक वैली पाकिस्तान के भी। उमर भाई, आपको वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इससे पहले कि हम दीगर मौज़ूआत पर बात करें, पहले ये बताइए कि पाकिस्तानियों के लिए आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतल्लिक मालूमात हासिल करना या इसे सीखना क्यों ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया टेकिंग मी ऑनलाइन दिस मॉर्निंग जुनैद साहब। जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि टेक वैली पाकिस्तान गूगल का लोकल पार्टनर है। वी आर एक्चुअली ब्रिंगिंग लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ गूगल, और उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है ये गूगल AI एसेंशियल्स का कोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है कि गूगल इज वर्किंग इन पाकिस्तान एक्टिवली, और हमने गूगल का एक पूरा एक स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स। और ये प्रोग्राम लॉन्च करने का मकसद था, आई वांट टू गिव यू अ लिटिल रीजनिंग बिहाइंड इट, कि ये प्रोग्राम इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर काफ़ी ग्रेजुएट्स IT के निकल रहे हैं हर साल, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि एम्प्लॉयर और एकेडमिक जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके दरमियान में एक डिजिटल गैप आया। ठीक है। तो जो जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए। उसी में गूगल ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के बाद गूगल ने कुछ सर्टिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाई, और उसमें एक जो सबसे ज्यादा डिमांड में इस वक्त सर्टिफिकेशन चल रही है वो गूगल AI एसेंशियल्स के नाम से है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे techvalley.pk पे, वहां पे आप जाके इस कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये फंडामेंटल्स ऑफ AI है कि एक AI की मदद से आपकी डेली प्रोडक्टिविटी किस तरह बेहतर हो सकती है, आप अपनी डेली जो लाइफ आपकी जो जॉब है उसमें आप किस तरह एफिशिएंसी ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी रिसर्च टीम है, आप हर रोज एक मॉर्निंग न्यूज़ का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम पे जो टॉपिक्स आने हैं, उनके जो रेफरेंसेस आने हैं, उनका जो एजेंडा बनना है, उस पर अगर आपकी टीम की रिसर्च
बेहतर होगी, ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो आप एक अच्छा एक अच्छा प्रोग्राम प्रोड्यूस कर सकेंगे। इसी तरह एजुकेशन के अंदर हम जेमिनी का इस्तेमाल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहते हैं कि एआई को आपने यूज करना है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना है। और उसको अच्छा आपने उमर भाई, lesson इसके plan लिए की- एलिजिबल कौन होगा, क्राइटेरिया क्या है और कितने लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी गूगल की तरफ से? सर ये अभी जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं टोटल 45,000 हैं, 45,000 अक्रॉस पाकिस्तान। उसका जो क्राइटेरिया है मिनिमम 18 एंड अबव बोथ फॉर मेल एंड फीमेल्स, वो आप हमारी वेबसाइट techvalley.pk पे जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ पे गूगल के फॉर्म्स हैं, ये हम मुख्तलिफ पार्टनर्स के जरिए दे रहे हैं और इस पार्टनर्स में हम काम कर रहे हैं हर सूबे के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो उनके IT डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ। आपको जैसा कि पता है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन इज बिन डिवोटेड टू डिवॉल्ट एज अ सब्जेक्ट टू प्रोविंसेस, तो उसमें हम मुख्तलिफ प्रोविंसेस के साथ काम कर रहे हैं ताकि वो लोग इसकी ओनरशिप ले सकें, ताकि इस प्रोग्राम की सस्टेनेबिलिटी रह सके, स्केलेबिलिटी रह सके। और ये आप बता रहे हैं कि टोटल 45,000 स्टूडेंट्स होंगे जिनको इससे मुतल्लिक आगाही दी जाएगी, ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा होंगे। इन्हें शॉर्टलिस्ट कौन करेगा? क्या हुकूमत करेगी, आप खुद करेंगे? उसमें जो हमारे पार्टनर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम प्रोविंसेस के अंदर हैं तो हमने वो जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो डिफाइन कर दिया है अपने पार्टनर्स को, जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा IT बोर्ड, सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनकी इंतजामिया को हमने क्राइटेरिया समझा दिया है, क्योंकि वो लोग अपने क्या क्राइटेरिया है, अगर आप हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए बताइए। सर उसका क्राइटेरिया है 18 एंड अबव उनको होना चाहिए नंबर 1, और 18 एंड अबव वी वांट टू मेक श्योर कि दे कैन यूज AI विद रिस्पांसिबिलिटी। उसमें हम ये चाहते हैं कि मिनिमम उनका FSC दे शुड बी एबल टू हैव अ मिनिमम 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मिनिमम वो जॉब मार्केट में 1 या 2 साल के अंदर वो जॉब मार्केट के अंदर आने के लिए रेडी हों, सॉफ्टमोर या जूनियर लेवल पे हों यूनिवर्सिटीज के अंदर। अच्छा थोड़ा सा उमर भाई ये भी बताएगा कि क्या उनका स्टूडेंट होना जरूरी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 18 या 18 से अबव के हों वो शख्सियत या वो तालिब इल्म, तो क्या कोई अगर जॉब करने वाला है तो वो इस पे पूरा नहीं उतरेगा क्राइटेरिया पे? जी, ये देखिए ये प्रोग्राम 2 तरह से यूज हो रहा है, एक एग्जिस्टिंग जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, दूसरा वो लोग जो अपना अपस्किल करना चाह रहे हैं, वो लोग जो अपने आप को रीटूल करना चाह रहे हैं कि भाई हम नई डिजिटल स्किल्स सीखना चाहते हैं, हम अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या अपनी जॉब में प्रमोशन चाह रहे हैं, तो ये दोनों के लिए है। एग्जिस्टिंग जो वर्कफोर्स है जो ऑलरेडी जॉब्स कर रही है, और वो लोग जो जॉब मार्केट में आने के लिए रेडी हैं, ताकि एक डिजिटल स्किल उनको मिले जिससे उनकी डिमांड विद इन पाकिस्तान भी हो और आउटसाइड पाकिस्तान भी हो। तो ये बिगिनर टू एडवांस दोनों को कैटर ठीक है। और ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तरीकाकार क्या होगा इस ट्रेनिंग का और इसका ड्यूरेशन कितना होगा? देखिए जी ये गूगल की पार्टनरशिप है थ्रू कोर्सेरा। कोर्सेरा एक प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपको मालूम है कि यू कैन लॉग ऑन योर ओन पेस, आप अपनी मर्जी से लॉग इन कर सकते हैं दिन के टाइम, वीकेंड पे, समर वेकेशन में, एंड यू कैन टेक दिस ऑनलाइन मॉड्यूल वाइज। ये एग्जाम्स और ये वीडियोस और ये कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल होंगे इन लोगों के लिए। दुरुस्त। अच्छा अब आ जाते हैं जरा डिजिटल सहाफत की तरफ। आप सहाफ़ियों को भी ट्रेन करने जा रहे हैं, कितने सहाफ़ी इसमें आप होंगे जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, क्या उस पर भी रोशनी डालिएगा जरा? जी सो ये एक और बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। आपको पता है आजकल हमारे मुल्क में फेक न्यूज और ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है हर ड्राइंग रूम में, हर डिनर टेबल पे। तो डिजिटल सहाफत है क्या? डिजिटल सहाफत एक गूगल का और टेक वैली का एक प्रोग्राम है जो गूगल न्यूज इनिशिएटिव के नीचे आता है, क्योंकि आप खुद माशाल्लाह रोज इस पे बात भी करते हैं डिजिटल जर्नलिज्म पे, तो यू मस्ट नो कि गूगल इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कि जो फेक न्यूज है वो खत्म हो, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं, हम एक छोटा सा पायलट करने जा रहे हैं 1000 जर्नलिस्ट का अक्रॉस पाकिस्तान, जिसमें हम उनको 40 मास्टर ट्रेनर से हम शुरू करेंगे फेज 1 में। हमारा आइडिया ये है कि उन मास्टर ट्रेनर्स को हम वो नॉलेज दें कि हाउ दे कैन यूज दीज गूगल टूल्स एंड हाउ दे कैन ट्रेन दीज 1000 स्टूडेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान। उसमें हम फोकस कर रहे हैं न्यूज रूम्स को, उसमें हम फोकस कर रहे हैं जर्नलिज्म स्कूल्स को, और डिजिटल आउटलेट्स जो हमारी हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और इसमें फिर आखिर में हम प्रेस क्लब्स को भी मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आएंगे कि वो अपने कंटेंट को इंगेजिंग कैसे बना सकते हैं। वो अपने कंटेंट को जब उन्होंने वेरीफाई कोई न्यूज करनी हो, कोई पिक्चर करनी हो, कोई इमेज करना हो, how they can use these tools like Google Lens, how they can use Google Maps,
how they can use these Google tools to verify the news before they put this news online. तो आपको वो बड़ा ही सिखाए मस्बत जाएंगे। इकदाम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर वही सारे सवाल जो मैं पहले पूछ चुका हूँ AI ट्रेनिंग सेशन से मुतल्लिक, इस पे भी बताएगा कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, क्राइटेरिया क्या होगा और कितने अरसे पर मुहित होगा ये ट्रेनिंग सेशन? सर ये अगले 6 महीनों में ये प्रोग्राम इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो techvalley.pk अंडर डिजिटल सहाफत पे हमने इसका क्राइटेरिया डाल दिया है। अच्छा। आप वहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया जी वहां पे कॉल ऑफ एक्शन है, गूगल का फॉर्म है, उस क्राइटेरिया पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा, हम फेज 1 में वो 40 मास्टर ट्रेनर्स अक्रॉस पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और उनको गूगल सर्टिफिकेशन देगा टू बिकम मास्टर ट्रेनर्स। और फिर वो 40 मास्टर ट्रेनर्स आगे जाके पूरे पाकिस्तान में 1000 इंडिविजुअल को ट्रेन करेंगे। हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी हम अगले साल एक बड़े नंबर के साथ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में करेंगे। अच्छा ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं कि अभी आगाज़ है और इसके बाद अगले फेज़ में आप तादाद बढ़ाने जा रहे हैं और इस ट्रेनिंग सेशन को भी वसी करने का इरादा है? बिल्कुल जी, क्योंकि आपको पता है जब भी इस तरह का प्रोग्राम पहली दफा लॉन्च होता है उसके अंदर काफी लर्निंग होती है, उसके अंदर आपको काफी सीखने को मिलता है और आप उसको मार्केट के अंदर जब प्रेस क्लब्स के साथ जो असल लोग जहां न्यूज रूम्स में जो काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए वी वांट टू मेक श्योर कि हम फोकस ग्रुप्स करें, हम लोकल इनसाइट्स लें और उस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से अगले साल एक बड़े नंबर के साथ लॉन्च कर सकें इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये क्या इसको आपने डिवीजन इसकी भी जो सहाफ़ियों का ट्रेनिंग सेशन है इसकी भी प्रोविंस के हिसाब से की है, शहरों के हिसाब से की है, ताकि सबको इक्वली उनका फ़ायदा उठाया जा सके? इसका तरीक़ाकार ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। जी इसमें जी हम देखिए हम वी बिलीव कि एवरी पाकिस्तानी, एवरीवन हु लिव्स फ्रॉम गिलगिट टू कराची शुड बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए ओपन है। इसमें हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के साथ साथ जो प्रोग्राम का क्राइटेरिया है वो आप techvalley.pk पे जाके उसका क्राइटेरिया पढ़े और उसको अप्लाई करें। हमारी कोशिश है कि एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ मास्टर ट्रेनर्स बने और उसके बाद हर यूनिवर्सिटी जहां पे जर्नलिज्म का स्कूल है या मास मीडिया का डिपार्टमेंट है, हम वहां से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द पाकिस्तान ले सकें ताकि एक अच्छा इम्पैक्टफुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो और उसके एक अच्छे रिजल्ट्स निकल सकें अंडर डिजिटल पाकिस्तान विजन। ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा प्लान है जी। अच्छा उमर भाई ये भी बताइए कि इस ट्रेनिंग का तरीकाकार क्या होगा? क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और किन औकात कार में होगी, ज़रा ये भी बताइए। जी वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें जी गूगल के अपने ट्रेनर्स जो होंगे वो इन मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे अलॉन्ग विद techvalley की टीम भी अवेलेबल होगी और ये हम शुरू में इसको गूगल मीट पे, जैसा अभी मैं और आप जूम पे बात कर रहे हैं, तो वी विल बी टॉकिंग ऑनलाइन एंड वी विल बी गिविंग लोकल एग्जांपल्स विद इंटरैक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशंस और उसके बाद फिर हम कुछ इन पर्सन ट्रेनिंग्स भी रखेंगे हर सूबे के अंदर। लेकिन शुरू में हम इसको ऑनलाइन शुरू करेंगे क्योंकि जो गूगल की टीम्स हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड है और हम यूज करेंगे अपनी टीम सिंगापुर में और सिंगापुर के अलावा जो गूगल के हेडक्वार्टर्स है वहां से मास्टर ट्रेनर्स इन लोगों को ट्रेन करेंगे इन इंटरैक्टिव सेशन, जैसा अभी मैं और आप बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होगी, जुबान कौन सी होगी? क्योंकि कौमी जुबान तो उर्दू है, लेकिन के अंदर मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं। जी शुरू में तो सर हम इसको क्योंकि देखें जो टूल्स गूगल के हैं वो इंग्लिश में है, तो हमारी कोशिश है कि हम उर्दू जबान से शुरू किया जाए। लेकिन जैसा कि आपने खुद कहा इस वक्त यूट्यूब के ऊपर भी आप देखें हम लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रहे हैं, लोकल ट्रेनर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह लोकल लैंग्वेजेस में गूगल के साथ हमने अभी एक इंटरनेट सेफ्टी का प्रोग्राम स्कूल्स में लॉन्च किया, डिजिटल सफर। तो मैं चाहूंगा आपके जो लोग सुन रहे हैं वो भी जाके techvalley.pk पे पढ़ें कि हमने उसको लोकल जबान में इंटरनेट सेफ्टी को बच्चों के लिए कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया। अभी तक हमने 1 लाख बच्चा उसमें सर्टिफाइड किया है इस प्रोग्राम से। तो इसी तरह हमारा प्रोग्राम है कि इसको कस्टमाइज किया जाए ताकि लोगों तक मैसेज उनकी लोकल जबान में जाए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्लान है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे अमल दरामद होगा और पाकिस्तान के नौजवान हो या पाकिस्तान के सहाफ़ी इससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखार सकेंगे, उसमें बेहतरी ला सकेंगे। बहुत शुक्रिया उमर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, जिनके अंदर उन बच्चों की, उन बच्चियों की शादियां करवाई गई हैं जो कि इस
चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़ेरे साया परवरिश पाते रहे हैं और बहुत ही धूमधाम के साथ इनकी शादियां की गई हैं। दोनों जोड़े जो हैं 10 साल से ज़्यादा अरसा तक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर परवरिश पाते रहे। उनकी देखभाल, उनकी तालीम, उनके तमाम मामलात भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने ही संभाले रखे और उनकी शादियां भी करवाई गई। तो एक ज़बरदस्त मिसाल कायम की है डॉक्टर सारा अहमद साहिबा, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की, तो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहते हैं डॉक्टर सारा साहिबा, और खुशी का मौका है। एक तो काबिल तहसीन है आपका इकदाम आपके इदारे का कि आपने पहले उन बच्चों की परवरिश की है, उन बच्चियों की परवरिश की है, फिर उनको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक करने में भी आपने किरदार अदा किया। किस कदर मुसरत मौका था और अगला प्लान क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है, मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट भी है कि हमारे अपने बच्चे जो कि हमें अबैंडन मिले थे और यतीम है, ये सब इनके आगे पीछे कोई भी नहीं है इन चारों बच्चों के, एंड ये अबव 18 ईयर्स के हैं। इनकी उम्र जो है वो अराउंड 20 ईयर्स है एंड इन्होंने ब्यूरो से तालीम हासिल की और फिर जो है ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे एजुकेशन, मतलब इन्होंने अपनी मैक्सिमम तालीम हासिल करके फिर हमने इनको हुनर भी सिखाया साथ साथ और हमने इनको जॉब भी दी है। तो ये चारों बच्चे एम्प्लॉयड हैं और सेल्फ सफिशिएंट। अच्छा, किस उम्र में इन बच्चियों को आपके पास लाया गया था और फिर कैसा रहा वो तमाम अरसा वो जिसमें ये परवरिश पाते रहे, तालीम भी हासिल करते रहे यहाँ पे? जी इनको जो है वो अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं चारों बच्चों को। इनमें से एक कपल जो है 10 अंजाम है, एक कपल मतलब लड़का और लड़की दोनों जो है स्पेशल है, वो बोल नहीं सकते और वो सुन नहीं सकते और ये हमारे पास काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इनको दी हुई है, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं। तो इन्होंने एक कपल ने आके मुझसे कहा कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम हम चाहते हैं आप हमारी हेल्प करें शादी करने में। और फिर दूसरे कपल को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, वो अरेंज थी, ये एक लव मैरिज है, एक अरेंज्ड है। तो हमने जो है माशाल्लाह ये जो हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि बड़ी ही धूमधाम के साथ जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों की शादी करती है, आपने भी ये फरीजा अंजाम दिया है। जी बिल्कुल, ये बच्चे मेरे बेटे और मेरी बेटियां हैं, ये चारों जो हैं और बड़े मुखर्रर हज़रात ने खुद आगे आके मुझे कांटेक्ट किया कि हम इसमें इनको देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ये पूरी शादी जो है ये बगैर किसी गवर्नमेंट फंड से हमने करवाई है और कल इसका एक आखिरी फंक्शन है जो वलीमा रिसेप्शन है, वो भी जो है यहाँ बड़े मतलब समझे अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से आपने सपोर्ट मांगी ही नहीं या फिर ज़रूरत ही पेश नहीं आई? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पेश आई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ये जो ऐसा काम है ना जो कार्य खैर होता है, ये सोशल वर्क फिलैंथ्रोपी का, इसमें जब लोग सुनते हैं ना कि इतना अच्छा काम हो रहा है, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं कि जैसे खाने के अरेंजमेंट के लिए मुझे 2 कंपनीज से ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कांटेक्ट किया, मेरी 2 दोस्तों ने कि हम करना चाहते हैं ना है टू रिफीज वन। इतना ज़्यादा कंपटीशन था एंड अल्लाह करे कि इनकी आगे की जिंदगियां जो है, मैं सिर्फ दुआ करती हूँ कि वो भी बहुत अच्छी चले और जो है ना इट्स अ सक्सेसफुल मैरिज आई होप इंशाल्लाह। और इसी तरह और डॉक्टर साहब कितने बच्चे हैं इस वक्त आपके ज़ेरे साया जो कि परवरिश पा रहे हैं यहाँ पे, और क्या क्या उनके लिए इंतजाम किए जाते हैं, उनकी तालीम सारी आपके ज़िम्मे होती है? जी बिल्कुल, अभी हमारे पास 1200 से ज़ायद बच्चे हैं पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में। अभी हम 14 डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं पंजाब की, और इसके अलावा 10,000 से ज़ायद बच्चे एक साल में हम रेस्क्यू करते हैं, मोर देन 10,000। और ये बच्चे एजुकेशन इनको देते हैं, हम इनको हुनर सिखाते हैं, तालीम सिखाते हैं, इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स क्लासेस, कुरान क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, और जो इनको शौक होता है उस चीज़ में डाल रहे हैं। स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा मैंने एम्फसाइज किया है स्पोर्ट्स के ऊपर, और बस इनको मुलाजमत ही दिलाना मैं समझती हूँ हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इनको इनके पाँव पे खड़ा कर दिया जाए और फिर एग्जिट किया जाए। बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसी तरह से इन बच्चों की परवरिश करती रहिए, और जिस तरह से आप एक नेक दिली के साथ, खुलूस के साथ इनकी परवरिश कर रही हैं और इस तरह से इनकी शादियां करने में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के, ये काबिल तारीफ़ है, काबिल तहसीन इक़दाम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा अहमद हमारे साथ मौजूद थी। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, सोशल मीडिया स्टार हैं अब्दुल रोज़क, जिन्होंने बड़ी धूमधाम से मंगनी की थी और अब तवक्को की जा रही थी कि उनकी शादी आएगी, और वो सोशल मीडिया पे इससे पहले कि उनकी शादी पर बात होती, चर्चे होते, अब ये खबर आ रही है कि उनकी मंगनी
टूट गई है। तो एक झटका लगा है। एक छोटी सी कदोकामत का ये सोशल मीडिया स्टार है अब्दुल रज़्ज़ाक, ताजिकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। दुनिया के सबसे छोटे कद के नामवर गुलकार भी हैं ये और सोशल मीडिया स्टार भी हैं। बिग बॉस सीज़न 16 के उम्मीदवार अब्दुल रज़्ज़ाक की मंगनी इससे पहले हुई थी और ये खबरें आई थी कि दुबई के मॉल में रवां साल जो इनकी मुलाकात हुई थी इनकी मंगेतर के साथ, अमीरा इसका नाम है, और दोस्ती हुई पहले और फिर ये मोहब्बत में बदली। एक अच्छा कपल इसे माना जा रहा था। 24 अप्रैल 2024 को अमीरा से मंगनी इनकी हुई थी और मंगनी का ऐलान मई में किया गया था। फिर सोशल मीडिया पर अंगूठी पहनाने की तस्वीरें भी आई थी जो कि आप देख भी रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं अब्दुल रज़्ज़ाक। और 5 माह बाद दोनों की मंगनी टूट गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हैं इनके फैंस भी और ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर वजह क्या बनी, क्यों ये मंगनी टूट गई। रिश्ता ख़त्म होने की वजह सकाफ़ती खलीज को बताया जा रहा है कि जी दोनों की जो रिवायात हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसमें फ़र्क था। इस हवाले से अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना था कि मुझे ऐसी शरीक हयात की ज़रूरत है जो ज़हनी तौर पर मजबूत और ज़िंदगी के नए सफ़र में उनका साथ देने के लिए तैयार हो। तो 21 बरस के हैं अब्दुल रज़्ज़ाक और इस वक्त ज़ाहिर बात है दोनों अपसेट भी होंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका जो अगला फ़ैसला है, जो उनका लाइफ पार्टनर है, उनकी उमंगों के, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक हो। नाज़रीन, एक अहम मसला है जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे, वो है माइग्रेन का मसला। आधे सर का दर्द भी इसको कहा जाता है और ये इस कदर शदीद होता है जिसको इसका सामना करना पड़ता है, उसे कोई भी उसकी जो दवा है वो भी असर नहीं करती बाज़-औक़ात। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं किस तरह से इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है और इससे जान किस तरह से छुड़ाई जाए। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इनसे बात करेंगे डिटेल में इस मामले पर, किस तरह से माइग्रेन का इलाज मुमकिन। और अब नाज़रीन, वो देखने वाले हमारे जिनको आधे सर का दर्द अक्सर रहता है या किसी भी किस्म का हेडेक है, पेन है, जिसका वो शिकार रहते हैं और फिर वो खुद से दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उसके भी बड़े नुकसान हो सकते हैं। तो इससे आपने एक्सपर्ट से उसकी राय लेनी है और इसका इलाज भी किसी जो मुतल्लिका डॉक्टर है उससे तलाश करना है ताकि इसका खात्मा हो सके, ना कि तूल पकड़े। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले तो किस्में बता दें कि सर दर्द की कितनी किस्में हैं और पता कैसे चलेगा कि आपको किस नौयत का दर्द हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी। असल में आज तक शायद कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी सर की दर्द ना हो। वो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं सर दर्द की, थकावट से लेके ब्लड प्रेशर तक, ब्लड प्रेशर से लेके माइग्रेन तक। हम आमतौर पे सर की दर्द को 3-4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, टाइप से होती हैं। सबसे ज़्यादा जो दर्द में होती है वो टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक होगी जैसे ये पट्टी बांधी जाती है ना, इस तरह की बैंड की शक्ल में होती है, उसको टेंशन हेडेक कहते हैं। फिर एक साइनस हेडेक होती है, ये दोनों साइनसेस इस जगह के ऊपर, वो इतनी शदीद होती है कि ये दर्द ऊपर तक भी जा सकती है, लेकिन निशानी ये होगी कि आंखों से नीचे साइनसेस जहाँ पे होते हैं यहाँ पे होती है। ठीक है। तीसरी किस्म जो होती है उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर हेडेक का मतलब ये हो कि आंख के पीछे एक, ज़्यादातर ये मेल्स में होती है और वो आंख के पीछे और यूँ पीछे तक को जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आंख के अंदर कोई छुरी घुसेड़ दी, उससे आंख में पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी। और ये डॉक्टर साहब, इनकी रीजंस भी साथ साथ अगर आप बताते जाएं कि किस वजह से ये सारी, पहले तो आपने बताया टेंशन की वजह से, दूसरी साइनस की वजह से, ये जो आंख वाला है इसकी रीजन क्या हो सकती है? तीसरी और जो चौथी है वो है माइग्रेन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। तबाकुन दर्द होता है फीमेल्स में 4 to 6 टाइम्स ये ख़वातीन में ज़्यादा होती है। अच्छा। और मोस्टली यंग ख़वातीन स्टार्टिंग फ्राम 20-25 to 55 ईयर्स तक की एज में हमारे पास बहुत मरीज़ आते हैं। और ये जो दोनों हेडेक्स हैं जिसमें ये माइग्रेन आधे सर की दर्द है, लेकिन आधे सर में ज़रूरी नहीं कि हो, ये दोनों साइड पे भी हो सकती है। आप बता रहे हैं कि ख़वातीन में ये मर्ज़ ज़्यादा पाया जाता है। वो मेरे प्रोड्यूसर साहब पूछ रहे हैं कि ख़वातीन जो दर्द सर बन जाएं उनका भी कोई इलाज है? वो उनका इलाज अलग है। अच्छा, चले। अच्छा, अब दोबारा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। रीजंस जो दो आखिरी दो हैं, एक तो आंख के पीछे वाला दर्द जो सर तक फैल जाता है और ये माइग्रेन, क्या ट्रेस आउट हो पाया कि ये किन वजूहात से होते हैं? अच्छा, इनमें होता है कि 70% ऑफ द टाइम यू डू नॉट फाइंड द रीज़न, आपको कॉज पता नहीं चलती। हमने ब्लड के टेस्ट करा लिए, एक्सरे करा लिए, CT स्कैन करा लिया, MRI करा लिया, ज़्यादातर इसका पता नहीं चलता कि दर्द की वजह क्या है। इसीलिए इसका इलाज मुश्किल है। जब आप किसी चीज़ का सोर्स मालूम कर लेंगे उसका इलाज आसान हो जाएगा। ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से भी हो सकता है कि नींद का पूरा ना होना, खुराक का सही टाइम पे और सही ना होना, बिल्कुल सही, और किसी चीज़ को दिमाग पे चढ़ा सोचते रहना। हाँ जी, इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। और हर बंदे को ट्रिगरिंग फैक्टर का पता होता है। जैसे किसी को ज़्यादा अगर स्मेल हो जाए
जैसे नया पेंट हुआ है, जैसे पेट्रोल पंप है, कोई परफ्यूम तो आपको कोई सूट नहीं कर रहा या strong पसंद नहीं आ रहा? और कईयों को शोर से, कईयों को नींद पूरा ना होने से, कईयों को थकावट से, और कईयों को चॉकलेट से। अरे डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये भी है कि ऐसा अगर तसलसल के साथ हो रहा है और ये रूटीन आपकी मुसलसल ख़राब हुई हुई है, नेचर के ख़िलाफ़ हुई हुई है, मतलब अगर आप सो रहे हैं पोर्शंस में और रात की एक जो लंबी नींद होती है वो नहीं ले पा रहे, इसी तरह से डाइट भी आपकी काफ़ी अरसे से ख़राब हुई हुई है, बाहर के खाने खा रहे हैं, सही नहीं खा रहे, और इसी तरह से अगर आप परेशान रह रहे हैं या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तसलसल के साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे हो सकता है जी, आपकी सारी बातें ठीक है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इसको एनहेंस करती हैं जी। कोई ट्रिगर मतलब शुरू करती हैं, कोई इसको एनहेंस कर देती हैं। ये सारे फैक्टर्स आपने बताए ना, ये सारे वो है जो इनको एनहेंस कर देते हैं। जी। हमें देखना बीइंग ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट होता है कि इसकी कॉज क्या है, कौन सी टाइप की हेडेक है और इसको भी ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और ख़ास तौर के ऊपर हम ये उन लोगों के लिए, आपने जैसे शुरू में बात की थी कि उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये बताना ज़रूरी है कि जो हर सर दर्द का इलाज घर में पाई जाने वाली, हर घर में जो दवाई एक आध मौजूद होती है उसको खा लेने को समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सर की दर्द माइग्रेन नहीं है, हर सर की दर्द जो है वो टेंशन हेडेक नहीं है। अच्छा, निशानी क्या होगी? माइग्रेन हो रहा है आपको जी? अच्छा, आधे सर का दर्द यही होता तो जो माइग्रेन के पेशेंट्स होते हैं ना, उनके 3-4 निशानियां पक्की होती हैं, पर अक्सर को सब पहले पता चल जाता है कि जी मुझे दर्द होने वाली है। जैसे उनको एकदम चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उनकी आंखों के आगे सितारे चलने शुरू हो जाएंगे, इसको हम अपनी ज़ुबान में प्रोड्रोम कहते हैं। उसके बाद अगला स्टेज होती है औरा, मतलब उसका मतलब है कि उनके आगे पता लगेगा कि जैसे हल्की सी सर दर्द शुरू हो गई है और मेरी मतली आनी शुरू हो गई है। उसके बाद सीवियर हेडेक शुरू हो जाती है, वो कुछ चंद घंटों से लेके 70-72 घंटों तक भी रह सकती है। अच्छा। उस दौरान मतली भी आ सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं। और उसके बाद फिर जब हेडेक फौरी रिलीफ के लिए क्या करें? क्योंकि अभी जिस तरह आपने भी कहा कि उमूमी तौर पे हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं कि जी जो सर दर्द की गोली पड़ी हुई है या पेन किलर पड़ा हुआ है उसी का इस्तेमाल कर लें, तो क्या ये ठीक होगा या फिर ये आपको किसी और ख़तरे की तरफ ले जा सकता है? जिस तरह आपने अभी पहले बात की थी प्रोग्राम से पहले कि रेड फ्लैग इसको कहा जाता है, ये क्या टर्म है? अच्छा, पहले बात करते हैं कि सपोज कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप इस वक्त एक कैमरे के सामने बैठे जी, कोई दफ्तर में अपने बैठे हैं, उसको दर्द शुरू होगी तो उसको क्या करना चाहिए? 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। पहले कि हम ये डिस्कस करें कि घर में क्या कर सकते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आगे वर्क प्लेस पे अगर वर्क प्लेस पे क्या कर सकते हैं। मतलब सबसे पहली बात है कि जो शदीद जहाँ पे रोशनी है, ज़्यादा शोर है, उनको किसी ऐसे कमरे में चला जाना चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, जिसकी लाइटें बंद करके उनको सुकून से बिठा दें, ठंडा पानी पिलाएं थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर को बैठेंगे तो उनकी हेडेक डाउन होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने थोड़ा सा मैं अगर दरमियान में बात करें, आपने कहा ख़वातीन को ज़्यादा होता है। अब मेरे ख्याल में ख़वातीन को दिन भर बच्चों को भी देखना है, जिम्मेदारियां भी हैं, काम काज भी हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पा रही, खुराक भी शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं, तो इस वजह से शायद इसका शिकार ज़्यादा ख़वातीन ही हो रही हैं। इसकी एक वजह रूटीन ये की हो वजह। सकती है, लेकिन बेसिकली वो हार्मोनल इम्बैलेंसेस, अच्छा, ख़वातीन के हार्मोन्स मेल से डिफरेंट होते हैं। ठीक। तो आमतौर पे समझा ये जाता है कि बीइंग ए फीमेल जेंडर, उनके हार्मोन्स के और तरह के होते हैं, शायद इट इज़ एन इफेक्ट के जो उसकी वजह से इनको दर्द ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब दर्द शुरू हो गई है तो फिर आप छोटी सी 1-2-3 टिप्स हैं, मसला आप कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को माइग्रेन शुरू हो गई है तो वो ये जो कनपट्टियाँ अगर इनके ऊपर थोड़ी देर के लिए प्रेशर डाले और इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 60 सेकंड के लिए घुमाता रहे, प्रेशर देता रहे, तो उसके बाद इनकी दर्द रिलीव होना शुरू हो जाएगी। अक्सर ऐसे होता है। अच्छा, ठीक। पहली चीज़ ये कि ये ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें घर में, लेकिन दवाइयों से नहीं, हर दफ़ा दवाइयों से नहीं। अच्छा, इस तरह के आप करेंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, ठंडे कमरे में रखेंगे, रोशनी कम कर देंगे, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर देंगे, टीवी बंद कर देंगे, तो ये दर्द ये आपने अच्छा जिक्र किया कि ये जो हमारा स्क्रीन टाइम है ये कितना बड़ा फैक्टर बन रहा है बहुत माइग्रेन का और दीगर जी बहुत बड़ा फैक्टर है। और इससे भी हेडेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आजकल की ख़वातीन है तो सारा दिन उनको अगर फ़ोन देखती रहेंगी या कोई भी देखता रहेगा, मैं देखता रहूँगा, आप देखते रहेंगे, और उसके बाद टीवी देखते रहेंगे, तो उससे हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि ये रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। रेड फ्लैग्स का मतलब ये हुआ कि हर दर्द, सर की दर्द माइग्रेन नहीं है। 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर दर्द ठीक नहीं हो रही है दवाइयों के बावजूद, जैसी दवाई का असर ख़त्म हुआ दोबारा दर्द शुरू होगी, ये बात ठीक नहीं है। नंबर 2, दर्द के दौरान मतली आनी शुरू होगी है, वॉमिटिंग शुरू होगी है, ये बात ठीक नहीं, ये भी माइग्रेन है, बिल्कुल ठीक नहीं। नंबर 3, अगर बुखार हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, बुखार हो गया, ये माइग्रेन में ऐसा नहीं होता, ये भी ठीक नहीं, ये भी कोई और मर्ज हो सकता है। बिल्कुल। नंबर 4, चक्कर आने शुरू हो गए जो ठीक नहीं हो रहे, ये भी चीज़ ठीक नहीं है। और नंबर 5, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर किसी को फिट पड़ गया
दौरा पड़ गया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये माइग्रेन हो, ये कोई और दर्द भी हो सकती है, ये कैंसर इसके लिए फौरी डॉक्टर से रुजू करना, ये हाई ब्लड प्रेशर के बाद शरीयान फटने की अलामत भी हो सकती है। यानी ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानना ज़रूरी है कि हर दर्द का इलाज माइग्रेन नहीं है। ठीक, अब इलाज भी इसके मुख्तलिफ हैं। जैसे हम लोग एक लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट करते हैं जो बग़ैर सर्जरी के, उसको ओजोन थेरेपी कहते हैं। हम उसमें करते हैं कि स्किन के ऊपर जिस साइड पे माइग्रेन हो रही है वहाँ पे ओजोन लगाते हैं। ऑक्सीजन है, नुकसान उसका कोई नहीं है, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब हो जाती है। क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट्स को दो अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो हेडेक शदीद होती है, नंबर 2 उनको ये लगता है कि सर के अंदर कोई चीज़ चलना शुरू हो गई, कोई ट्रिगर हो गया, जैसे पल्सेटिंग, ऐसे ऐसे उनको पल्सेशन शुरू हो जाती है। तो अगेन ये निशानी माइग्रेन की है। तो अगर आप इस किस्म का ट्रीटमेंट जो है वो ओजोन करते हैं, जिस तरह होते हैं ठीसें उठना, बिल्कुल यही, तो उससे ये होता है कि ये दर्दें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई प्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं जिसके जरिए फौरी रिलीफ मुमकिन हो मेडिकेशन के अलावा? जी, वो मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स हम हैं, प्रेशर पॉइंट्स। सपोज जैसे कहा जाता है कि ये जो आपके दो थंब के अंगूठे के साथ, जी, दोनों के साथ अगर आप इसको जिस साइड पे माइग्रेन हो रही है, अच्छा, जिस साइड पे प्रेस करके रखेंगे फॉर 40 to 60 सेकंड, तो ये भी आपको पेन फौरी रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल, ये जो मैंने आपको बताया था ये भी प्रेशर पॉइंट्स ही हैं। ये बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स है सारे के सारे। अगर आप इनको जरा एक बार डॉक्टर साहब दोबारा से आप करें, और मैं कैमरामैन भाई से कहूँगा कि ज़रा जूम करके हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स जिससे जहाँ पे ये एंगल है ना, इसके ऊपर अगर आप प्रेस करके रखेंगे इसको और हल्की सी इसको मूवमेंट देते रहेंगे तो ये प्रेशर पॉइंट है। ये खास तौर पे ब्रेन के लिए, पेन के लिए ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, और ये कितने सेकंड दबा के रखना है? 40 to 60 सेकंड। 40 to 60 सेकंड। नुकसान इसका क्या है, अगर आप करने में क्या हर्ज है? नंबर 2, जिस साइड पे माइग्रेन हो रही है दोनों साइड के ऊपर आप उंगलियों से इसको अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते रहेंगे कुछ देर के लिए, ये भी आपको पेन रिलीफ देना शुरू कर देगा। फिर ठंडे पानी का वो इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर ठंडे पानी का इस्तेमाल, जी, ख़ास तौर के ऊपर किसी ऐसी जगह जिसमें रोशनी कम है, ऐसी जगह जो कमरा थोड़ा ठंडा है, शोर शराबे से दूर है, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। जी बिल्कुल, इसका बड़ी फैक्टर है। अच्छा, मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए कि ये दवा बेहतर परफॉर्म करती है या उसके रिजल्ट? कोई ऐसी ख़ास दवा ही नहीं है जो आप इस माइग्रेन का इलाज बता सकें। एक दवाई हम देते हैं, उस पेशेंट को बिल्कुल ठीक हो जाता है, दूसरी बार वो असर नहीं करती, किसी दूसरे को देते हैं तो उसको फिर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। सो देयर इज नो सिंगल मेडिकेशन, पेशेंट टू पेशेंट वेरी, पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है कि किसको क्या देना है। क्योंकि अक्सर ख़वातीन को माइग्रेन के साथ पीछे जो दर्दें शुरू हो जाती है कमर के ऊपर वाले हिस्से में, गर्दन के नीचे, जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, उसके साथ ऐड हो जाता है। अच्छा, वो क्या काम है जो उमूमी तौर पे पेशेंट्स करते हैं माइग्रेन के पेन में और वो नहीं करने चाहिए आपके पास जो रिजल्ट आते हैं? सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि रेस्ट प्रॉपर करें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, अगर आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आप वो चीज़ें ले रहे हैं जिससे आपको माइग्रेन ट्रिगर होती है, मसलन कईयों को जो कोला ड्रिंक्स हैं इनसे ट्रिगर हो जाती है, कईयों को कॉफ़ी से ट्रिगर हो जाती है, कईयों को स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से ट्रिगर हो जाती है। सो हर इंडिविजुअल पेशेंट को पता है कि पेशेंट को ये समझना होगा कि किस चीज़ से उसका पेन ट्रिगर करता है। बिल्कुल, उनसे इज्तनाब करना, सबसे बड़ी चीज़ प्रिवेंशन है कि आप ऐसी चीज़ का पता लग जाए कि मुझे, यानी कि हर बार आप ये नहीं कि परेशान हो के डॉक्टर के पास भागे चले जाएं, आपको खुद भी समझना होगा उस रूटीन के अंदर कि वो क्या चीज़ है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है या आपको इस दर्द की तरफ ले जा रही है। बिल्कुल सही है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको हर वक्त ट्रीट तो नहीं कर सकते, तो अब इनको ये चीज़ें समझा देते हैं कि अगर आपको पता लग गया ये दवाई है, आपने इस वक्त इस्तेमाल करनी, क्योंकि दवाइयाँ सारी उम्र तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आप सबसे पहले अपनी कोशिश करें। और दवाइयों के ऑब्वियसली जो सब साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे। बिल्कुल है। और जितनी ख़वातीन को हम दवाइयाँ ज़्यादा देते जाएंगे, उनके और तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। सो वी ट्राई कि मिनिमम मेडिकेशन हो, एहतियात करें ताकि ये दर्द ना हो। अगर थोड़ी सी एहतियात से 60% को जो ख़वातीन को आराम आ सकता है या उनको जल्दी आराम आ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे जो देखने वाले हैं उनको रहनुमाई मिलेगी। और एक बार फिर से अगर मैं कहूँ कि जाते जाते वो क्या चीज़ें हैं जिससे आप बच सकते हैं अपनी रूटीन के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, और बिला वजह जो आपकी सोचें हैं वो आपको इस तरफ लेके जाती हैं, तो एक बार फिर से हमारे देखने वालों की रहनुमाई। मैं अपने तमाम पेशेंट्स को एक मशवरा ज़रूर देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में 2 चीज़ों का ख्याल रखें। थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अगर हो सके तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा,
उसके बाद रेस्ट ज़रूर करें, अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। ये छोटी छोटी 3-4 टिप्स हैं, ये करते रहेंगे तो आप बहुत सारी दर्दों से बचे रहेंगे। सिर्फ माइग्रेन नहीं, बाकी दर्दों से भी बचे रहेंगे। डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इन चीज़ों में अमल कीजिए, बुनियादी तौर पर अपने रूटीन को नेचर के मुताबिक रखिए ताकि आप इन बीमारियों से भी बचे रहें और सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन आपको दीगर मसाइल और बीमारियों का शिकार भी कर सकती है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रवां माह में किन 2 आयाम में दिन और रात का जो दौरानिया है वो यकसा होगा। आप भी सोच रहे होंगे, हम आपको बता ही देते हैं कि मामूल के मुताबिक दिन और रात के दौरानिया में अमूमी तौर पे फ़र्क होता है जो घटता और बढ़ता भी रहता है, मगर साल के चंद आयाम में हम देखते हैं कि ये दौरानिया यकसा हो जाता है। तो वैसे तो हालिया बरसों में मौसम ख़ज़ां का दौरानिया घट गया है, लेकिन फिर भी हर साल 21 और 21 से 24 सितंबर के दरमियान एतदाल खरीफी या फिर सितंबर इक्विनॉक्स का आगाज़ हो जाता है और सितंबर की 21 से 24 तारीख़ों के दरमियान शिमाली निस्फ़ कुर्रे में मौसम ख़ज़ां, जबकि जनूबी निस्फ़ कुर्रे में बहार का आगाज़ हो जाता है। तो इन्हीं तारीख़ों के दरमियान एतदाल खरीफी का आगाज़ भी हो जाता है और इस मौके पर सूरज जनूब की तरफ जाते हुए ख़त्ते उस्तवा के बिल्कुल ऊपर से गुजरता है, जिसकी वजह से टाइमिंग जो है आपको महसूस होता है और होती भी है सेम हो जाती है डे और नाइट की। तो एतदाल खरीफी का मतलब है कि सूरज ऐन मशरिक़ से तुलू होगा और ऐन मग़रिब में ही गुरूब होगा। और एतदाल खरीफी से पहले सूरज शिमाल मशरिक़ से तुलू होता है, जबकि एतदाल खरीफी के बाद जनूब मशरिक़ से तुलू होगा। वाज़ेह है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूमते हुए मदार में एक जानिब झुकी हुई है और इसके नतीजे में साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं कि सूरज की रोशनी और हरारत ज़्यादा या कम मकदार में बराह रास्त हमारे सैयारे तक पहुँचती है। तो दिन और रात का दौरानिया मार्च और सितंबर में यकसा हो जाता है, यानी 12-12 घंटे, मगर कुछ खित्तों में ऐसा नहीं भी होता। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, सर्दियां करीब आ रही हैं, तो रातें तवील होती जा रही हैं और जो दिन है उनका जो दौरानिया है वो कम होता जाएगा। और फिर हम ये परेशान हो जाते हैं कि जी अभी तो दिन शुरू हुआ था, अभी ख़त्म भी हो गया। तो आपने उस हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है उसको मैनेज करना होता है, क्योंकि दिन छोटे हो जाते हैं सर्दियों में और रातें लंबी हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हम गुज़श्ता रोज़ भी बात कर रहे थे इस बढ़ते हुए ख़राबी की, जो कि ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को अपनी तरफ ना सिर्फ अट्रैक्ट कर रहा है बल्कि अपनी लपेट में ले रहा है। इस पर हुकूमतें तो काम करती हैं, लेकिन शायद नाकाफ़ी काम होने की वजह से नौजवान नस्ल नशे की लत में पड़ती जा रही है। किस तरह से छुटकारा मुमकिन है, इस पर बात होगी। और इसके अंदर इजाफा देखा जा रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, अब तो वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अमला भी मुलव्वस होता है, कुछ अंदर के लोग भी मुलव्वस होते हैं जो कि इसको प्रोवाइड करते हैं। नौजवान नस्ल को तबाह करने के लिए फ़ैशन के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, जो मूवीज़ के अंदर, ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है, उससे मुतासर होकर जो टीन एजर्स हैं ख़ास तौर पे वो इससे मुतासर होते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। और जो सबसे बड़ी आजमाइश होती है वो पेरेंट्स के लिए होती है, लेकिन पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर सही वक्त पे ना सिर्फ तवज्जो दें, उनके दोस्त बने और उन्हें तन्हाई का शिकार होने से रोकें। क्या क्या वजूहात हो सकती हैं नशे की, किस तरह से बचा जा सकता है, और एक जो नया बीमारी आइस नशे की सूरत में आ चुकी है उसके कितने तबाहकुन असरात हमारे माशरे पे मुरतब हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए अदिला सबा साहबा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इदारा भी आप रन कर रही हैं। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पता किस तरह चले कि हमारा बच्चा, हमारा दोस्त, हमारा करीबी साथी जो है इस बुराई का शिकार हो चुका है, फिर उसके पर बात करेंगे कि निकालना कैसे। अच्छा, पहली बात तो ये, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी कॉज के लिए इनवाइट किया। और दूसरा ये है कि ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान ज़्यादा फेस कर रहा है, वो इसलिए हाथ से पाकिस्तान ज़्यादा फेस कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन किया उसको मैं आंसर देना चाहूँगी कि पता कैसे चले। उसमें यहाँ पे एक हम लोग टूल्स डिफरेंट यूज़ करते हैं। इसमें टेस्टिंग का सिस्टम है जिसमें हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। वो तो आप करवाएंगे ना, मैं अदिला साहब जानना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स को या हमें कैसे पता चले। बिहेवियरल इश्यूज ऐसे आते हैं, अच्छा हाँ, वो बिला वजह ही मूड स्विंग्स, एग्रेशन, हाई लेवल गुस्सा अचानक आ जाना, हाई लेवल का एग्रेशन। फिर इसके अलावा ये है कि पैसों के मामले में आप देखोगे कि ऐसे पेशेंट के क्लाइंट के अगर वो जॉब ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो पॉकेट मनी ले रहा है, बिजनेस करता है, तो उसके पास पैसे नहीं रहते। आप उससे सवाल करते हो कि पैसे कहाँ गए, तो उसके पास कोई माकूल आंसर नहीं होता है। तो इन सारी वजूहात की बेस पे हम समझते हैं कि कहीं कोई मसला चल रहा है। और फिर उसमें
अपने हिसाब से जो डिफेंस मेकानिज़म है, ऐसे पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं अपनी डिज़ीज़ को लेकर। डिज़ीज़ के मामले में, नशे के मामले में उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता कि हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, हमें बताना चाहिए, हमें हेल्प चाहिए, नहीं, वो इसको कंसिडर करते हैं एज ए एंजॉयमेंट। वही मैं अभी जिस तरह इंटरव्यू में बात की कि एज ए फैशन उसको देखा देखी कि ड्रामों में, फिल्मों में मुतासर होके कि जी वो हीरो भी इस तरह से नशा कर रहा था तो हमें भी करना चाहिए, इसमें बड़ा चार्म है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, स्टाइलिश दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे ना एक इंसान को पता, घर में माहौल जो है ना, अगर आपका घर का माहौल स्ट्रिक्ट नहीं है और घर में आपको फ्रीडम है, आप कब आ रहे हो, ज़रूरी आज़ादी दी गई है, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। और दोस्ती, खासकर पीयर प्रेशर, आपकी कंपनी क्या है, कंपनी कैसी है। अच्छा, ज़्यादा पेशेंट्स किस उम्र के आ रहे हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों के अंदर अब लड़कियां शायद लड़कों से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, मतलब एक बड़ी तादाद लड़कियों की इस तरफ आ रही है, इसकी क्या वजह है? मैंने आपको पहले बताया कि पीयर प्रेशर जो है ना वो बहुत वेरी करता है, अकाउंट करता है इस सिलसिले में कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, ख़ास तौर पर आउटसाइडर जो स्टूडेंट है, खासकर फीमेल्स पढ़ने आई हैं और अपना कैरियर बनाने आई हुई हैं, हॉस्टलाइज हैं, जो पेरेंट्स नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मसला ही नहीं उनको, वो जब चाहे बाहर आ जा सकती हैं, आज़ादी है। दूसरी बात ये, हमारे अगर हम पाकिस्तान के हिसाब से देखें तो जो लो बैकग्राउंड वाले और हाई बैकग्राउंड वाले, मीडियोकर जो हैं वो भी इतना वो किसी हद तक बचे नहीं हैं, वो बचे हुए किसी हद तक, लेकिन ये दो जो कैटेगरी हैं बहुत हद तक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं। और एज के ग्रुप के लिहाज से बात करें तो टीनेजर रेशो क्या देख रही हैं आजकल, कितने पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, टीनेजर सबसे ज़्यादा आइस के पेशेंट हैं, आइस के पेशेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इतनी आसानी से अवेलेबल है तो कैसे है, और इसके क्या असरात होते हैं किसी भी शख्सियत पे? आइस बेसिकली पाकिस्तान में 2013 में इंट्रोड्यूस हुई। अच्छा, और तब ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। ये केमिकल से बनी होती है क्योंकि किसी जड़ी बूटी से तो नहीं लगता, बस ऐसा ही है, जो उसकी बनावट है। शुरू में तो बहुत महंगी थी ये, 1 ग्राम आइस 5-6 हज़ार की थी। अच्छा, और अब सस्ती हो चुकी है, अब 500 की भी मिल जाती है, ओहो, पाउडर से भी सस्ती। ये भी टेक्नोलॉजी वाला है, शुरू में महंगी थी, अब सस्ती है, क्योंकि एक पहले तो वो प्लांट के जरिए ली जाती थी, अब वो केमिकल वाली है, और केमिकल वाली आइस जैसे इसकी प्रोडक्शन भी यही लोकल होती है या कहीं से इंपोर्ट होती है, आपके पास होंगी? नहीं, आजकल तो लोकली ज़्यादा रेडी हो रही है। अच्छा। क्योंकि ये केमिकल की बन के आ रही है, और जैसे ही एक पेशेंट आइस यूज़ करता है उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, पैरानोया, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ज़रा इसके असरात बताइए, एक तो इस नशे का दौरानिया कितना होता है और क्या असरात मुरतब होते हैं उसकी शख्सियत पे, क्योंकि हमने जो खबरें चलाई हैं पिछले कुछ महीनों में या सालों में बहुत ही तबाहकुन है। अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने माँ बाप के गले काट दिए किसी शख्स ने, पबजी खेलते खेलते वो एक टैक्सी के अंदर शख्स बैठा हुआ था, उसने टैक्सी ड्राइवर को मार दिया और वो दोबारा से गेम खेलने लग गया, उसको पता ही नहीं चला कि उसने क्या किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल गुजार रहा है ज़िंदगी। और फिर जब लोगों ने आके देखा, उसको बताया, तो फिर वो कुछ घंटों के बाद या कई घंटों के बाद उसको पता चला कि मुझसे ये सरजद हो गया। तो ये किस तरह का नशा है? ये नशा आपको जिस पर्सन को जगाता है, पर्सन को सोने नहीं देता। अच्छा, जब कितने घंटे तक? आपने आइस ली है अगर, तो आइस लेने के बाद आप जब तक आप दूसरी डोज नहीं यूज़ करते हो तब तक आप जागते रहोगे। अगर आपने सोना है तो आपको इसके अल्टरनेट क्रॉस, जिसको हम कहते हैं क्रॉस करना, कोई ना कोई ड्रग आपको और लेनी पड़ेगी, कोई ना कोई और ड्रग लेनी पड़ेगी या दवा लेनी सोने के लिए। नहीं, ड्रग लेनी पड़ेगी। अब जैसे ड्रगी हैं वो मेडिसिन तो नहीं लेगा, वो सोने के लिए कोई और ड्रग यूज़ करेगा। मोस्टली लोग 2-2, 3-3 ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे हेरोइन है और आइस है, इकट्ठे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि आइस उनको एक्टिव रखती है। मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बता रही हैं कि जब तक वो कोई और ड्रग नहीं लेगा वो जागता रहेगा, तो कितना दौरानिया मुमकिन तौर पे हो सकता है, और इस तरह तो इंसान पागल भी हो सकता है। तो इसीलिए देखें, जो सिर्फ और सिर्फ आइस यूज़ करते हैं वो 5 से 6 दिन सोते नहीं हैं, लगातार 5 से 6 दिन जागते रहते हैं। तो जब जागते रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है, तो दिमाग तो सो जाता होगा, दिमाग जो है वो आंखें खुली वर्क नहीं करता सही, और उनको पता ही नहीं होता मेरे सामने कौन बैठा है, क्या बात करनी है, क्या रिएक्शन देना है। वो गेम खेल रहा है तो गेम ही खेल जा रहा है, उसको लग रहा है कि मैं गेम ही खेल रहा हूँ, और उसके अंदर वो कत्ल भी कर रहा है और ऊट-पटांग हरकतें भी कर रहा है। स्टिमुलेट ड्रग है ये, आपके नर्वस सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक कर देती है। तो इसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है कि पेशेंट को कम से कम, अगर वो ड्रग यूज़ कर रहा है तो
इर्द गिर्द से हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, ज़रा हम थोड़ा सा ये हेल्प की तरफ आ गए, हम इलाज की तरफ आ जाते हैं कि ये सारे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, तरीका इलाज क्या है? क्या मेडिसिन ही इस्तेमाल होती है या फिर साइकोलॉजिकली भी आप उनको ट्रीट करती हैं? इसमें 2 तरीका इलाज होते हैं। पहला जो है आउटडोर है, दूसरा इंडोर है। अच्छा, आउटडोर की बेस पे होता है कि पेशेंट ड्रग एडिक्ट, कोई भी ड्रग ऑफ चॉइस है उसकी, वो आता है साइकेट्रिस्ट से मेडिसिन लेता है और चला जाता है। लेकिन ये तरीका इलाज जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि उसमें मेडिसिन के साथ साथ लोग ड्रग्स भी ले लेते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वो तो आपके पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं कि जी हमारा बच्चा आपके हवाले है, इसको ठीक कर दें, और कितनी रेशो है ठीक होने की? ऐसे लोग जो गलती से ड्रग की तरफ आ गए हैं, प्रेशराइज हो के किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें यूज़ कर ली, उनको जल्द पता चल जाता कि हमें ये छोड़नी चाहिए। ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आ जाते हैं खुद मोटिवेट हो। और ज़्यादातर कितना चार्ज कितना करती हैं अगर किसी ने रिहैब के लिए आपसे राब्ता? डिपेंड करता है सर, सर्विस उनको कैसी चाहिए। अगर वीआईपी चाहिए, एक आइडिया तो दे देना ताकि ज़हन बन जाए। सिंगल पेशेंट को सिंगल रूम जैसे होटल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हायर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो चाहते हैं हमें पूरी फैसिलिटेशन चाहिए, उसके लिए अलग हर तरह की फैसिलिटेशन, हर तरह की हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं जो हर तरह के पेशेंट को सूटेबल है। एक मिडिल क्लास घराना, मिडिल क्लास के लिए हम चार्ज करते हैं पर डे का 3000। अच्छा, और ये कितने अरसे में आप उसको नशे की लत से छुटकारा दिला? कम से कम 3 मंथ्स और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ। और आपसे वापस आने के बाद अगले दिन वो फिर सिगरेट लगाया हो उसने या स्निफिंग कर रहा हो, फिर कोई गारंटी है इसकी? नहीं, वो मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है उसमें हम सोबर हाउस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, सोबर हाउस बेसिकली ये है कि 3 to 4 मंथ्स पेशेंट एक 3 से 4 महीने में आप नशे की लत से उसको निकाल लेते हैं। नहीं, 3 to 4 मंथ्स पेशेंट जो है एक उसी तरह ही डिटॉक्स होती है उसकी बॉडी और फिर ब्रेन। ठीक है, साहब हमारे पास वक्त की कमी है, कोशिश करेंगे दोबारा से फिर उसके बाद मौजू पे बात हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।